अध्याय 1011 से 1015। जब आइस फीनिक्स की रक्तरेखा उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो युनचे को महसूस हुआ कि एक बर्फ का क्रिस्टल इतना शुद्ध था कि यह व्यावहारिक रूप से पवित्र था। बर्फ की शुद्ध ठंडी चमक के साथ उसके शरीर के अंदर खिल गया था। फीनिक्स और गोल्डन क्रो के अत्यंत ज्वलनशील रक्त की तुलना में आइस फीनिक्स का रक्त बहुत अधिक हल्का था। ये व्यावहारिक रूप से युनचे की गहन ऊर्जा के प्रवाह के अधीन हो गया और धीरे धीरे युनचे के पूरे शरीर में तैर गया। वह धीरे धीरे बर्फ की तरह थोड़ा थोड़ा करके उसकी रक्तधारा में पिघल गया। युनचे ने अपनी आंखें खोली और उनमें नीले रंग की एक अजीब सी चमक फैल गई। हालांकि यह मूल रक्त की एक बूंद मात्र थी, वह अपनी गहरी ऊर्जा में हो रहे परिवर्तनों को महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ उठाया तो उसकी हथेली में बर्फ का एक छोटा सा दाना दिखाई दिया। हालांकि यह अभी भी बर्फ से बना था, यह विशेष बर्फ का मोती ऐसा महसूस हुआ जैसे ये वास्तव में जीवित था। इसकी आभा और इसकी चमक बिल्कुल नए स्तर पर चढ़ गई थी और यह उस किलो की तरह महान दिव्य आभा के साथ विकिरण कर रही थी। अब जब उसके पास आइस फीनिक्स की वंशावली थी तो युनचे को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसका फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स और आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो जाएगा। 7:30 मिनट। म्यू जुवानयिन की बर्फीली आवाज युनचे के कानों के पास गूंज उठी। युनचे उठे और आदरपूर्वक कहा, धन्यवाद मास्टर। उद्धरण चिन्ह ... मेरे पीछे आओ। म्यू जुवानयिन ने मुड़ने से पहले एक बार उसकी ओर देखा। उसकी बर्फ जैसी आकृति एक पल में कुछ 100 मीटर दूर दिखाई दी, क्योंकि युनचे ने जल्दबाजी में उसका पीछा किया। इस मूक दुनिया में अनंत बर्फ और बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ मानव जीवन का अस्तित्व नहीं था। वास्तव में उनके अलावा यहाँ कोई भी जीवन अस्तित्व में ही नहीं था। युनचे को अचानक एक अजीब एहसास हुआ कि वह और उसका मालिक इस दुनिया में एकमात्र बचे हैं। युनचे ने म्यू जुवानयिन का पीछा करते हुए पवित्र हॉल में प्रवेश किया। ये वास्तव में युनचे की उम्मीदों से परे नहीं था। उसके सामने की इमारत को शायद महान हॉल कहा जाता था, लेकिन यह इतना विशाल था कि वह इसका अंत नहीं देख सका। वह हॉल की छत भी नहीं देख सका। इस जगह की ठंडी हवा इतनी मोटी थी कि यह लगभग स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील जितनी मोटी थी। ये दुनिया पूरी तरह से सफेद और असीम रूप से शांत थी। ये स्पष्ट था कि यह स्थान आइस फीनिक्स पैलेस के खेती कक्ष की तरह विशेष स्थानिक कानूनों द्वारा प्रतिबंधित था, सिवाय इसके कि यहाँ के कानून बहुत अधिक जटिल थे। यहाँ और स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील आगे से आपकी खेती के स्थान होंगे। म्यू जुवानयिन की आवाज ठंडी और निर्दयी थी। आप मेरे प्रत्यक्ष शिष्य हैं, इसलिए आपको अपनी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर साधना प्रशिक्षण का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक दिन भी सुस्ती का सपना मत देखो, भले ही अब आपको पछतावा हो। वापस लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। युनचे ने दृढ़ता से सिर हिलाया और अपनी भौहें कस ली। वह थोड़ा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, क्योंकि म्यू जुवानयिन के संरक्षण में प्रवेश करने के लिए उसने इतना जोखिम उठाने का कारण सबसे चरम प्रशिक्षण प्राप्त करना था। आइस फीनिक्स का दिव्य रक्त आपके साथ जुड़ गया है, इसलिए तकनीकी रूप से कहें तो मुझे आपको आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन को फिर से विकसित करना सिखाना चाहिए। लेकिन आपका मुख्य हथियार एक भारी तलवार है और आप अपने संचालन कौशल पर अत्यधिक निर्भर हैं। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि आप आइस फीनिक्स की वंशावली प्राप्त करने से पहले ही आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन की खेती करने में सक्षम थे, ये संभावना नहीं है कि आपको इस विभाग में मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। म्यू जुवानयिन ने अपना दाहिना हाथ अपनी जेड सफेद हथेली से युनचे की ओर बढ़ाया, इसलिए मैं तुम्हें पहले ये सिखाऊंगी। ध्यान केंद्रित करें और देखें। जिस क्षण म्यू जुवानयिन ने ये कहा, युनचे ने अवचेतन रूप से ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक ठंडी ऊर्जा से भरी एक आत्मा ने अचानक उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर हमला कर दिया। वह ऐसे घूमा जैसे उसे बिजली चुभ गई हो और वह चौंक गया। उसने अपने पीछे एक और म्यू जुवानयिन को उसी मुद्रा में देखा। उसकी थोड़ी टेढ़ी उंगलियां उसकी गर्दन से केवल आधा इंच दूर थीं। अगर वह अपनी हथेली से थोड़ी सी भी ऊर्जा उगल देती तो उसका स्वरयंत्र तुरंत चकनाचूर हो जाता। युनचे के दिल में आशंका घर कर गई, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, ठंडी ऊर्जाएं उससे भी अधिक भयानक थीं, जो अचानक उसके दाहिने और ऊपरी हिस्से से उसकी दिशा में वार करने लगी। जब आखिरकार उसने ऐसा किया तो उसके सिर और गर्दन पर पहले से ही बर्फीली ठंड का एहसास हो रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे ने थोड़ी कठिनाई से अपना सिर घुमाया और उसने अपने सिर के ऊपर और दाहिनी ओर 2 और म्यू जुवानयिन देखे। फिर म्यू जुवानयिन की छायाएं एक ही बार में गायब हो गईं। म्यू जुवानयिन फिर से उसी मुद्रा में उसके सामने खड़ी थी, जैसे कि वह कभी 1 इंच भी आगे न बढ़ी हो। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या है?
युन चे ने चिल्लाकर कहा। म्यू जुआनइन ने अपना हाथ नीचे रखा और उदासीनता से कहा, स्टार गॉड दायरे के स्टार गॉड की टूटी हुई छाया की तरह मून स्प्लिटिंग कैस्केड एक गहन तात्कालिक गति तकनीक है। स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो की ताकत न केवल एक कल्टीवेटर को तुरंत स्थानांतरित करने की क्षमता में निहित है, बल्कि कई बाद की छवियों को विभाजित करने में भी निहित है। इसके अलावा इन बाद की छवियों द्वारा छोड़ी गई आभा लगभग कल्टीवेटर के समान ही होती है, ठीक उस क्षण तक जब तक वे नष्ट नहीं हो जाते। इस प्रकार उन्हें ट्रैक करने के दुश्मन के प्रयासों को विफल कर दिया जाता है। युन चे ने सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि म्यू जुआनिन स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड ने आपको स्टार गॉड की टूटी हुई छाया के बारे में जो सिखाया है, वह शायद इस उम्मीद में है कि आप बहुत जल्दी नहीं मरेंगे। इससे पहले कि वह एक बार फिर सिर हिलाता, युन चे की आंखों के पीछे कुछ घूम गया। जब वह पहली बार जैस्मीन से मिला तो वह अकथनीय रूप से कमजोर था। यदि वह मर गया तो जैस्मीन की आत्मा भी उसके साथ मर जाएगी। तो ये सच था कि उसने उसे अपने जीवन की रक्षा के लिए स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो सिखाया था। न्यू मून सिटी पहुंचने और अपने हथियार के रूप में एक भारी तलवार चुनने के बाद स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो पर उनकी निर्भरता बहुत तेजी से बढ़ गई। मेरे स्नो सॉन्ग दायरे की तुलना स्टार गॉड दायरे जैसे राजा दायरे से नहीं की जा सकती है, लेकिन मेरी तकनीक किसी भी तरह से स्टार गॉड की टूटी छाया से कमजोर नहीं है। ये सच है कि तात्कालिक गति की सीमा के संदर्भ में मून स्प्लिटिंग कैस्केड की तुलना स्टार गॉड की टूटी छाया से नहीं की जा सकती है, लेकिन इसका अपना एक बड़ा फायदा भी है, और वह है उपस्थिति छिपाना। उपस्थिति छिपाव। युन चे धीरे से फुसफुसाए, तो यह एक कृषक की उपस्थिति को छुपाता है। हाँ, ये तकनीक बर्फ की गहन ऊर्जा से संचालित होती है और यह अपने पीछे एक बात की छवि और आभा छोड़ जाएगी जो आपके दूर जाते ही अस्थायी रूप से चारों ओर लटक जाएगी। इस तकनीक को स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो से अलग तरीके से क्रियान्वित किया जाता है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की इंद्रियों को बाधित करने के मामले में ये किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। युन चेन का मुंह सदमे से खुला रह गया। ये तकनीक एक कल्टीवेटर की आकृति और आभा को पीछे छोड़ सकती है ताकि दुश्मन को पता न चले कि वे पहले ही दूर चले गए हैं। दुश्मन को बाद की छवि के खिलाफ हमला करने या खुद का बचाव करने में मूर्ख बनाया जाएगा। यह एक ऐसी तकनीक थी जो प्रतिद्वंद्वी के गार्ड में एक बड़ी शुरुआत कर सकती थी, भले ही ये केवल एक पल के लिए ही चली हो। यदि यह सच था तो यह निश्चित रूप से स्टार गॉड की टूटी हुई छाया द्वारा छोड़ी गई, टूटी हुई छाया द्वारा पैदा किए गए भ्रम से कमजोर नहीं था। हालांकि आपको इस तकनीक को तब तक विकसित करने की आवश्यकता होगी जब तक कि आप एक बात की छवि को पीछे छोड़ने के लिए इसमें पूरी तरह से कुशल न हो जाएं। वास्तव में यदि आप इसे पूर्णता के साथ विकसित कर सकते हैं। म्यू जुआनाइन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, तब आप न केवल अपनी उपस्थिति को छुपाने में सक्षम होंगे, बल्कि खुद को भी छुपाने में सक्षम होंगे। स्वयं को छुपाना। क्या आपका मतलब यह है कि कल्टीवेटर अदृश्य हो सकता है? युन चे ने थोड़ा अविश्वास के साथ पूछा। स्वयं को छुपाना एक काल्पनिक कहानी की तरह लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल प्राप्य था। वास्तव में वह जानता था कि स्टार कंसीलिंग ग्रास नामक एक अद्भुत चीज है जो समान प्रभाव प्राप्त कर सकती है। न केवल वही ये जानता था, बल्कि उसने स्वयं पहले भी स्टार कंसीलिंग ग्रास का उपयोग किया था। ये सही है, मू जुआनिन ने उसे सकारात्मक उत्तर दिया, जबकि युन चे अभी भी इस खबर से स्तब्ध था। हालांकि कोई भी, जिसमें आपका गुरु भी शामिल है, इस तकनीक को विकसित करने में सफल नहीं हुआ है और किसी ने भी पहले इस स्तर की उपलब्धि नहीं देखी है। यह आइस फीनिक्स स्पिरिट द्वारा छोड़ी गई एक तकनीक है, न कि हमारे संस्थापक की रचना। इसलिए ये बिल्कुल झूठ नहीं हो सकता। लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में आपको अभी सोचना चाहिए। मू जुआनिन की आवाज स्पष्ट रूप से कुछ हद तक गिर गई। यह आइस फीनिक्स स्पिरिट द्वारा छोड़ी गई एक प्राचीन दिव्य तकनीक है और इसके लिए कृषक के पास होने की आवश्यकता नहीं है। आइस फीनिक्स रक्त रेखा। हालांकि आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन की तुलना में इसे विकसित करना सैकड़ों गुना अधिक कठिन है। अब तक मैं पूरे संप्रदाय में एकमात्र हूँ जिसने इस तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित किया है। आप अकेले हैं जिसने इस तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित किया है। युन चे और भी अधिक आश्चर्यचकित लग रही थी। यदि बिंडयुन ने इस तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित किया है तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह उस बूढ़े मूर्ख वोरुली द्वारा इतनी आसानी से आश्चर्यचकित हो जाएगी, है ना? एक उच्च रैंक गहन आंदोलन कौशल को विकसित करना एक उच्च रैंक गहन कला की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। यदि आप स्टार गॉड की टूटी हुई छाया को विकसित कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप इस तकनीक को विकसित नहीं कर सकते।
म्यू जुवानयिन ने दोनों हाथ फैलाए, अपनी बाईं उंगली से एक बार अपने ग्लैबेला को और 3 दाहिनी उंगलियों से अपनी छाती के चारों ओर उसके 3 मुख्य गहरे प्रवेश द्वारों को छुआ। मैं अब तुम्हें कला का मूल चरण और गहन ऊर्जा परिसंचरण विधि सिखाऊंगा। अपना मन एकाग्र करो। हाँ, यू चे ने जवाब दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। 4 नीले बिंदु उसी समय प्रकट हुए जब कला का मौलिक चरण तुरंत यू चे की आत्मा और दिमाग में अंकित हो गया। उसी समय म्यू जुआनिन की गहन ऊर्जा के मार्गदर्शन में उनकी अपनी गहन ऊर्जा एक जटिल पैटर्न में तेजी से प्रसारित होने लगी। कई सांसों के बाद म्यू जुआनिन ने अपने हाथ यू चे से दूर कर लिए। युन चे ने भी उसी समय अपनी आंखें खोली। आप कितना याद करने में कामयाब रहे? म्यू जुआनिन ने पूछा। मैंने सब कुछ याद कर लिया है, युन चे ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... सब कुछ। म्यू जुआनिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। ये स्पष्ट था कि उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। युन चे ने सिर हिलाया। मम्मा, मैंने सब कुछ याद कर लिया है। उस मामले में, म्यू जुआनिन ने अपनी भौहें बरकरार रखते हुए कहा, तो एक बार मेरे लिए तकनीक प्रसारित करो। ठीक है। युन चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान से अपनी गहरी ऊर्जा प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसके शरीर पर नीले बिंदु उभर आए और कई सांसों तक बने रहे, इससे पहले कि उसने अचानक अपनी आंखें खोली। झपट्टा मारना। एक ठंडी हवा चली और युन चे तुरंत अपने पीछे एक लंबी नीली छवि खींचते हुए 30 मीटर दूर चला गया। हालांकि जैसे ही उसका शरीर लड़खड़ाया, प्रकाश बिंदु अचानक टिमटिमा गए और वह लगभग लड़खड़ा गया। म्यू जुआनिन, युन चे ने जल्दी से खुद को स्थिर किया और धीरे से सांस छोड़ी। फिर उसने थोड़ी शर्म के साथ कहा, यह वास्तव में काफी कठिन है। मेरा आंदोलन आपके आंदोलन से बिल्कुल भी अतुलनीय है, स्वामी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन बहुत देर तक कुछ नहीं कह सका। यहाँ तक कि मून स्प्लिटिंग कैस्केड के सबसे बुनियादी आंदोलन के लिए भी कल्टीवेटर को एक साथ 37 गहरे प्रवेश द्वारों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रत्येक गहन प्रवेश द्वार को अलग अलग गहन ऊर्जा परिसंचरण पैटर्न और शक्तियों का पालन करना आवश्यक था। आवश्यकताएं इतनी सख्त थीं कि एक निश्चित गहन प्रवेश द्वार में गहन ऊर्जा की शक्ति या दिशा में थोड़ी सी भी चूक साधक की गहन ऊर्जा को नियंत्रण से बाहर कर देती थी। यदि त्रुटि गंभीर थी तो इससे कृषक की गहरी नसों को भी चोट पहुंच सकती थी। और यह सिर्फ गहन प्रवेश द्वारों का नियंत्रण था। कृषक की रगों में गहन ऊर्जा के संचार को अभी तक प्रश्न में नहीं लाया गया था। उसने यू चे की गहन ऊर्जा के संचलन का केवल एक बार मार्गदर्शन किया था। एक बार, और फिर भी वह वास्तव में सब कुछ सही ढंग से याद करने में कामयाब रहा। ये सच था कि उसने अपनी तात्कालिक गति को तैयार करने के लिए कई सांसों का समय उपयोग किया। उनकी गति धीमी थी, उनकी लैंडिंग के लिए बहुत काम करना पड़ा, और तकनीक को अंजाम देने के बाद उन्होंने बर्फ की छाया का एक लंबा निशान छोड़ दिया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनका फॉर्म तकनीक पर महारत हासिल करने का शुरुआती संकेत था। यह एक प्राचीन दैवीय तकनीक थी जिसे हजारों या यहाँ तक कि हजारों साल तक प्रयास करने के बावजूद कोई भी बुजुर्ग या महल का स्वामी कभी भी विकसित करने में कामयाब नहीं हुआ था। और फिर भी वह वास्तव में तकनीक का एक घटिया लेकिन बेहद संपूर्ण संस्करण एक ही बार में पूरा करने में कामयाब रहा, केवल कला के मौलिक चरण और गहन ऊर्जा परिसंचरण विधि के आधार पर जो उसने उसे सिखाया था। मौन में म्यू जुआनिन ने अपना आश्चर्य अपनी आंखों के सबसे गहरे हिस्से में छिपा लिया। यू चे की क्षमताओं का उसका मूल्यांकन और मान्यता पिछले कुछ समय में नाटकीय रूप से बदल गई थी। यदि युन चे ने इससे पहले जो धारणा उस पर छोड़ी थी वह स्काई पॉइजन पल और दुष्ट भगवान की विरासत थी, तो अभी उसकी धारणा युन चे की समझने की अविश्वसनीय शक्ति और गहन ऊर्जा के नियंत्रण के प्रति पूर्ण आश्चर्य थी। इतिहास अनजाने में दोहराया जा रहा था। उस वर्ष जब जैस्मीन युन चे को निर्देश दे रही थी तो वह उसकी आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय, व्यापक क्षमता से दंग रह गई थी। और आज जैस्मिन के बाद यू चे के दूसरे गुरु के दिल में भी वैसा ही आश्चर्य उभर आया। म्यू जुआनिन को बहुत देर तक उदास और दबाव भरे चेहरे के साथ चुप देखकर यू चे को लगा कि वह निराश है और धीरे से बोली, मास्टर, अभी। ओह, ये केवल एक छोटी सी गलती थी जो मैंने जल्दबाजी में की थी। इस शिष्य को एक दिन का समय दीजिए। ये शिष्य गुरु को अवश्य संतुष्ट करेगा, अन्यथा ये शिष्य कोई भी दंड पाने को तैयार है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन मोड़ा, फिर ठंडे स्वर में उत्तर दिया, यह अच्छा है कि आप जागरूक हैं। आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। आज आप उसका अनुसरण करेंगे जो मैंने अभी प्रदर्शित किया है और अपनी पूरी ताकत से खेती करेंगे, एक पल के लिए भी सुस्ती नहीं करेंगे। 8 घंटे बाद, यदि अभी भी बर्फ की छाया के अवशेष हैं, अगले 3 दिनों तक आराम न करें। हाँ, यू चे कड़वाहट से मुस्कुराया।
उसका सख्त आदेश जारी हुआ। म्यू जुआनयिन ने और कुछ नहीं कहा और चली गई। मालिक युंग चे ने अचानक उसे रुकने के लिए बुलाया, फिर जल्दी से यान वानकान की तिकड़ी का बधाई उपहार निकाल लिया। ये सेक्ट मास्टर यान का है। क्या मैंने नहीं कहा कि मैंने इसे तुम्हें दिया है? म्यू जुआनयिन ने ठंडे स्वर में कहा, ये वर्मिलियन बर्ड जेड का एक टुकड़ा है। ये वास्तव में काफी अमूल्य है, इसे अपने पास रखें और इसके साथ खेलें। वर्मिलियन बर्ड जेड। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या ये 9 सूर्यों की जेड जैसी ही वस्तु थी, लेकिन यदि ये थी। हाँ मास्टर, युन चे ने और अधिक कुछ नहीं कहा, केवल अब वह इसे राहत के साथ प्राप्त कर सका। ओह ठीक है, मेरे पास एक और मामला है। ये शिष्य गलती से ग्रेट सेक्ट असेंबली में वरिष्ठ भाई हनी से मिला। वरिष्ठ भाई हनी के पिता का 1000वां जन्मदिन आधे महीने में है और उन्होंने शिष्य को मास्टर को आने के लिए आमंत्रित करने का काम सौंपा। म्यू जुआनयिन ने अपना सिर भी नहीं घुमाया और अतुलनीय रूप से ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ एक छोटे से राष्ट्र का शासक इस राजा के प्रकट होने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा चेयर, याद रखें, म्यूहान्याय के पास आपके वरिष्ठ भाई माने जाने की योग्यता नहीं है। सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा न हो। बोलना समाप्त करते हुए म्यू जुआनयिन की छाया चमक उठी और युंग चे की आंखों के सामने बहती बर्फ के पिघलने की तरह गायब हो गई। ओह, म्यू जुआनयिन के बिना युंग चे के शरीर और दिमाग पर दबाव अचानक कम हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और तेजी से अपने मन को एकाग्र किया, पूरे मन से साधना पर ध्यान केंद्रित किया। मून स्प्लिटिंग कैस्केड का मौलिक चरण गहन और गूढ़ था। इसमें हजारों रहस्यमय सिद्धांत और विविधताएं शामिल थीं, जबकि इसकी गहन ऊर्जा परिसंचरण विधि और भी अधिक जटिल और हमेशा बदलती रहती थी। इसके अलावा इसका उपयोग केवल ठंडी गहन ऊर्जा के साथ ही किया जा सकता था। गहन ऊर्जा के बिना सीखना बिल्कुल असंभव था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गहन ऊर्जा की आवश्यकता है और न ही परिसंचरण विधि। वे सभी स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो की तुलना में बहुत अधिक कठोर और अधिक जटिल थे। साधना की कठिनाई भी कई गुना अधिक थी। ये स्नो सॉन रियलम का पवित्र हॉल था, एक पवित्र स्थान जहां कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता था। यहाँ युन चे पूर्ण फोकस की स्थिति प्राप्त कर सकता था। उनकी प्रारंभिक कठिनाई और 4 घंटे की कठिन नॉनस्टॉप साधना के बाद मून स्प्लिटिंग कैस्केड की उनकी महारत प्रारंभिक चरण से शुरुआती चरण तक पहुंच चुकी थी। अब उसे एक बार टेलीपोर्ट करने के लिए केवल 3 सांसों की आवश्यकता थी और दूरी पहले की तुलना में कहीं अधिक थी। हालांकि वह अपने पीछे एक साफ बर्फ की छवि छोड़ जाएगा। दर्जनों अभ्यास प्रयासों के बाद वह अपनी आंखें बंद कर लेता और इसके मूल सूत्र के रहस्यों और विविधताओं को समझने के लिए लौट आता। अपनी भयानक समझ और फोकस के तहत उन्हें हर बार नई समझ हासिल होगी और कला के हर उपयोग में स्पष्ट प्रगति दिखाई देगी। सक्रियण की गति तेजी से बढ़ती गई, जबकि बर्फ के बाद की छवियां धुंधली और धुंधली होती गईं। सामान्य गहन अभ्यासियों के लिए इस तरह के ज्ञानोदय को मजबूर नहीं किया जा सकता है। कुछ अत्यंत उच्च श्रेणी और जटिल गहन कलाओं को समझने से पहले दसियों, सैकड़ों और यहाँ तक कि हजारों साल भी खर्च किए जा सकते हैं। दूसरी ओर युन चे को केवल अपनी आंखें बंद करने और आधे से 15 मिनट तक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। नई समझ प्राप्त करने के लिए 1 घंटा। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट, यू परिवार के पर्पल क्लाउड आर्ट, गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड के लिए भी यही स्थिति थी। और अब मून स्प्लिटिंग कैस्केड के लिए भी यही स्थिति थी जिसका वह वर्तमान में अभ्यास कर रहा था। 8 घंटे बाद एक बर्फीली आकृति सेक्रेड हॉल में दिखाई दी और उसने चुपचाप अभ्यास करते हुए अत्यधिक ध्यान केंद्रित युन चे को देखा। 8 घंटे निस्संदेह एक कृषक के लिए सबसे कम समय था। फिर भी नवागंतुक की नजर में हर बार जब युन चे ने मून स्प्लिटिंग कैस्केड प्रदर्शित किया तो ये पिछले 8 घंटे की अवधि की तुलना में कई गुना अधिक पूर्ण होगा। हालांकि यह अभी भी प्रारंभिक चरण में था और वास्तविक युद्ध के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। अगर ऐसी आश्चर्यजनक प्रगति जारी रही तो यह अत्यधिक संभावना थी कि पहला छाया रहित चरण 1 महीने से भी कम समय में पहुंच जाएगा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इस अवधि में उसे उसके मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं थी। एक और मून स्प्लिटिंग कैस्केड पूरा हो गया। इस बार यह न केवल तेज था बल्कि बाद में बर्फ की कोई भी छवि नहीं थी। हालांकि म्यू जुआनयिन ने पहले जो प्रदर्शित किया था उसकी तुलना में अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। युंग चे ने राहत की हल्की सांस ली। म्यू जुआनयिन की स्पष्ट आकृति अचानक चमकी और उसके सामने प्रकट हुई और वह तुरंत आगे बढ़ गया। मास्टर, मेरे पीछे आओ। म्यू जुआनयिन घूम गया। युन चे एक पल के लिए झिझका और उसने कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि वह उसके पीछे चल रहा था। हालांकि म्यू जुएनिन इस समय अचानक रुक गया। क्या आपको कुछ कहना है? युन चे भी रुक गया।
शब्द तेजी से उसके दिमाग में व्यवस्थित हो गए और उसने गंभीरता से कहा, गुरुजी, ये शिष्य समझता है कि गहन तरीकों की खेती एक समय में एक कदम से की जानी चाहिए और त्वरित परिणाम प्राप्त करने से सबसे ज्यादा डर लगता है। इसके अलावा शिष्य जानता है कि गहन कला और कौशल कभी कभी गहन ऊर्जा साधना से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन उद्धरण चिन्ह, आप पूछना चाहते हैं कि क्या मैं कोई ऐसी विधि जानता हूं जो आपको 2 वर्षों में दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति देगी। म्यू जुवानयिन की अर्धचंद्राकार भौहें आपस में थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थीं। हाँ, युन चे ने अपना सिर हिलाया। शिष्य ने इस कारण से स्नो सॉन क्षेत्र में सीनियर बिंगयुन का पीछा किया। मास्टर को इसके बारे में लंबे समय से पता होना चाहिए था। यह विषय शिष्य के लिए अतुलनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यदि शिष्य गहन ईश्वर सम्मेलन से पहले दिव्य क्लेश क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और अनंत स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है, तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, भले ही मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़े, ये शिष्य सभी को स्वीकार करेगा। ये मैं मास्टर से विनती करता हूँ कि वह मेरी इच्छा पूरी करे। हालांकि अतुलनीय रूप से गहन मून स्प्लिटिंग कैस्केड ने उनकी बहुत रुचि जगाई थी, लेकिन मून स्प्लिटिंग कैस्केड में महारत हासिल करना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वह नीले ध्रुव तारे का था, न कि ईश्वरीय क्षेत्र का। अपने दिल की इच्छा प्राप्त करने के बाद वह ईश्वर क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़ देगा और ब्लू पोल स्टार पर लौट आएगा। इसके अलावा ईश्वर क्षेत्र में वह जिस चीज की सबसे अधिक इच्छा रखता था वह थी जैस्मिन को देखना। जैस्मिन को देखने के लिए उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह थी गहन शक्ति, न कि आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन या मून स्प्लिटिंग कैस्केड। उसने मू जुआनिन को अपना स्वामी बनने के लिए मजबूर किया था और यहाँ तक कि उसके स्वभाव पर भी लगाम लगाई थी। उसके सामने उसका आज्ञाकारी व्यवहार बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वह आइस फीनिक्स वंश, गहन कला या उसके प्रत्यक्ष शिष्य होने की स्थिति चाहता था। इस स्नो सॉन क्षेत्र में अगर कोई था जो प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन से पहले उसे दिव्य क्लेश क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकता था, तो वह केवल म्यू जुआनिन ही हो सकता था। म्यू जुआनिन धीरे से घूमी और उसकी बर्फीली आंखों से एक शाश्वत रूप से अपरिवर्तित बर्फ जैसी ठंडी रोशनी निकलती हुई प्रतीत हुई। आपने केवल दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र में प्रवेश किया है। 2 वर्षों में दैवीय क्लेश क्षेत्र में प्रवेश करना इतना आसान कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन के शब्दों से युन चे को निराशा नहीं हुई, बल्कि उसका दिमाग हिल गया, क्योंकि उसने कहा था कि यह इतना आसान कैसे हो सकता है, जिसका मतलब था कि यह असंभव नहीं था। इसका मतलब यह था कि उसके पास सचमुच कोई असाधारण तरीका हो सकता है। मास्टर, चाहे ये कोई भी तरीका हो, जब तक एक छोटा सा मौका है, मैं इसे आजमाने को तैयार हूँ। युन चे ने निर्णायक रूप से घोषणा करते हुए मू जुआनिन की नजरों से दूर नहीं देखा। क्या वह सचमुच आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है? म्यू जुआनिन ने बेरुखी से पूछा। हाँ, युन चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। मू जुआनिन ने अचानक धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी बर्फीली पुतलियों की चमक अपरिवर्तित रही। चूंकि आप बहुत चिंतित हैं, मेरे पास आपकी इच्छा पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जबकि युन चे स्तब्ध था, मू जुआनिन के सामने अचानक नीली रोशनी उभरी। हुआनजी, मैं आपको अस्थायी रूप से सेक्रेड हॉल के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ। सुनिश्चित करें कि फिक्स्यू 100 सांसों के अंतराल में इस राजा को देखने के लिए पवित्र हॉल में पहुंचे। मू जुआनिन की आवाज नीली रोशनी के साथ फीकी पड़ गई। युन चे चकित हो गया और उसने पूछा, म्यू फिक्स्यू, जब तक आप शाश्वत स्वर्ग मोती में प्रवेश नहीं कर सकते, तब तक 2 वर्षों में दिव्य मार्ग के 2 महान क्षेत्रों को पार करना असंभव होगा, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हो और प्रशिक्षण कितना भी चरम हो। हालांकि स्नो सॉन क्षेत्र में अनगिनत चमत्कारी छर्रे और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं, लेकिन एक कदम में स्वर्ग तक पहुंचना असंभव है। मू जुआनिन का स्वर थोड़ा बदल गया। हालांकि आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन के कारण हमारा दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय वास्तव में एक शॉर्टकट का उपयोग कर सकता है। मास्टर, आपने एक शॉर्टकट कहा था, क्या ऐसा हो सकता है? बीबी, युन चे हकलाने लगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय में सबसे बड़ी प्रतिभा, साधना और स्थिति वाली उच्चतम स्तर की महिलाएं ज्यादातर अकेली क्यों हैं और कभी शादी नहीं करेगी? मू जुआनिन ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शिष्य ने सुना है कि यदि दिव्य फीनिक्स वंश की महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण यीन खो देती हैं, तो उनकी साधना और गहन कला प्रगति बहुत धीमी हो जाएगी और पहले की तुलना में बहुत दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जिसकी प्रतिभा और साधना जितनी अधिक होगी, वो उतना ही अधिक ठंडा हो जाएगा। इस प्रकार युन चे का उत्तर बहुत नर्म था।
ये वही था जो उसने म्यू जियाओलिन से सुना था। म्यू बिंगयुन हजारों वर्षों से अकेली थी और म्यू जुआनिन हजारों वर्षों से काफ। इसके अलावा म्यू शियाओलिन ने कहा था कि प्रत्यक्ष डिवाइन फीनिक्स वंश की और भी अधिक प्रतिभाशाली म्यू फिक्स्यू संभवतः म्यू बिंगयुन की तरह अपने पूरे जीवन के लिए अविवाहित रहेगी। लेकिन अब तो आप पहले से ही जानते हैं, नीले समुद्र को जमा देने के लिए बर्फीली ठंडक म्यू जुआनिन के अद्वितीय चेहरे पर मौजूद थी। हालांकि ये कारण का केवल आधा हिस्सा है। हालांकि तथाकथित प्रतिष्ठित और ईमानदार संप्रदायों के कुछ गहन साधक दोहरी खेती के प्रति घृणा रखते हैं, लेकिन ये कोई बुरी पद्धति नहीं है। यदि कोई जोड़ा एक समझौते पर आने और यिन और यांग के आदान प्रदान में एक दूसरे का पूरक बनने में सक्षम है, तो ये दोनों पक्षों की गहन शक्ति और गहन कला प्रशिक्षण के लिए बेहद फायदेमंद होगा। हालांकि हमारे दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय की आइस फीनिक्स रक्तरेखा एक चरम यिन रक्तरेखा है। इस प्रकार आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचे कैनन एक अत्यंत ठंडी गहन कला है जो बाहरी यांग ऊर्जा को अस्वीकार करती है। इसलिए यिन और यांग का सम्मिलन बिल्कुल असंभव है। यदि यिन और यांग का आदान प्रदान होता है तो न केवल महत्वपूर्ण यिन खो जाएगा, बल्कि हर बार केवल पुरुष को ही लाभ होगा। यूं चे अवाक रह गया। ये वास्तव में आइस फीनिक्स ब्लडलाइन और आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचे कैनन के बीच संबंध के कारण है कि आइस फीनिक्स महिलाओं की महत्वपूर्ण यिन अन्य महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है। इसके अलावा उनके महत्वपूर्ण यिन में सबसे शुद्ध आइस फीनिक्स आभा होती है। यदि इसे किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यह उसकी गहन ऊर्जा साधना को बढ़ाएगा और यहाँ तक कि उसके बर्फीले शरीर को भी मजबूत करेगा। तो क्या अब तुम्हें समझ आया? युन चे ने अपना मुंह खोला। काफी देर बाद उसने कुछ कठिनाई से कहा, क्या मास्टर का यही मतलब है? शॉर्टकट म्यू फिक्स्यू को शिष्य के दोहरे साधना साथी के रूप में नियुक्त करना भी के लिए है। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। युन चे की प्रतिक्रिया से म्यू जुआनिन थोड़ा निराश हो गया। 2 साल की छोटी अवधि में दैवीय क्लेश क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आइस फीनिक्स महत्वपूर्ण यिन को लूटना सबसे व्यावहारिक शॉर्टकट है। पर्याप्त के साथ महत्वपूर्ण यिन। युन चे के मुंह के कोने हल्के से हिलने लगे और वह अचंभे में पड़ गया। किसी को नहीं पता था कि वह किस मानसिक स्थिति में था, क्योंकि उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा, फिर दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कितनी आइस फीनिक्स वाइटल यिन की आवश्यकता है? म्यू जुआनिन एक क्षण के लिए चुप रही, फिर उसने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, आइस फीनिक्स शिष्यों की इस पीढ़ी के बीच फिक्स्यू के पास आइस फीनिक्स वाइटल यिन का उच्चतम ग्रेड है। यदि वे सभी फिक्स्यू की तरह हो सके तो शायद 1000 पर्याप्त होंगे। 1000। युन चे ने अपना मुंह खोला और बंद किया, जिससे उसने अपनी जीभ लगभग काट ली। युन चे की प्रतिक्रिया से म्यू जुआनिन अप्रभावित रहा। लेकिन फिक्स्यू केवल एक ही है और युवा पीढ़ी में ऐसा कोई ढूंढना संभव नहीं है जो उसकी तुलना कर सके। यदि पवित्र हॉल, आइस फीनिक्स पैलेस और विभिन्न महान आइस फीनिक्स शाखा संप्रदायों से चुना जाता है, तो इस काम के लिए कम से कम 3000 आइस फीनिक्स शिष्यों की आवश्यकता होती है जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण यिन को बरकरार रखा है। हालांकि संभावनाएं 10% तक भी नहीं पहुंचती हैं, फिर भी इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। 3000 %। युन चे की खोपड़ी सुन्न हो गई थी क्योंकि उसके पैर जेली में बदल गए थे। बहुत ज्यादा। इन शब्दों को बोलने के बाद युन चे को अचानक होश आ गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना सिर हिलाया। नहीं, शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। ये तरीका नहीं स्वीकार सकता। म्यू जुआनिन की अभिव्यक्ति अचानक गहरी हो गई। क्यों नहीं? म्यू जुआनिन की आंखों की रोशनी में उतार चढ़ाव आया, जिससे वातावरण अचानक बदल गया क्योंकि ठंड तुरंत युन चे के पैरों के नीचे से उसके सिर के ऊपर तक पहुंच गई। युन चे ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अस्वीकृति के परिणामस्वरूप म्यू जुआनिन की ओर से इतनी तीव्र प्रतिक्रिया होगी। वह केवल खुद को संभालते हुए बोला, मेरे कई साथी कनिष्ठ और वरिष्ठ बहनों को अपनी प्रतिभा खोने की अनुमति देना, और यहाँ तक कि इस शिष्य की गहन शक्ति की उन्नति के लिए अपनी पवित्रता का त्याग करना, ये शिष्य ऐसी अनुमति नहीं दे सकता। चीज त्याग करना। म्यू जुआनिन ने तुरंत कहा, आप मेरे म्यू जुआनिन के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। चयनित होना उनका सम्मान है, यह कोई बलिदान नहीं है। युन चे ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि म्यू जुआनिन उसके लिए एकमात्र शॉर्टकट खोजने के लिए ऐसी विधि का प्रस्ताव करेगा। 2 साल, 3000 आइस फीनिक्स वाइटल यिन। ये कल्पना करना असंभव था कि उन 2 वर्षों में क्या होगा। इस तथ्य को छोड़ दे कि सफलता की 10% भी संभावना नहीं थी, भले ही इसने उसे वास्तव में आगे बढ़ने में सक्षम बनाया हो। 2 वर्षों में दिव्य क्लेश क्षेत्र यह अपनी यांग ऊर्जा को पूरक करने के लिए महत्वपूर्ण यिन को लूटने वाले इंक्यूबस से अलग नहीं होगा।
इस बारे में भूल जाए कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र में उसकी किस तरह की प्रतिष्ठा होती अगर लिटिल डेमन महारानी जुएर और बाकी लोगों को इसके बारे में पता होता। इसके अलावा म्यू फिक्स्यू सवाल से बाहर। यू चे ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। शिष्य ऐसा नहीं कर सकता। शिष्य सबसे क्रूर और कठिन प्रशिक्षण को भी सहन कर सकता है, लेकिन इतनी सारी साथी कनिष्ठ और वरिष्ठ बहनों का उपयोग करते हुए ये शिष्य उपयोग कर रहा है। म्यू जुवानयन ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से ठिठुरते हुए कहा, क्या आपने स्नो सॉन्ग क्षेत्र में आने के लिए बिंगयुन का उपयोग करने के लिए उसकी जान नहीं बचाई? स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में आपने अचानक अपना मन बदल लिया और मुझे अपना स्वामी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। क्या यह आपको दैवीय क्लेश क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मेरा उपयोग करने के लिए नहीं था? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपना मुंह खोला और बंद कर लिया। उसकी बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या आप जानते हैं कि किसी राष्ट्र का सम्राट भी स्नो सॉन्ग क्षेत्र की किसी भी महिला को छूने की हिम्मत नहीं करेगा जिसके पास आइस फीनिक्स वाइटल यिन है? यदि मैं आपको उनमें से किसी को चुनने की अनुमति दूं, तो कोई भी अवज्ञा नहीं करेगा। न केवल यह आपके लिए दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने का सबसे अच्छा मौका है, बल्कि यह एक महान आशीर्वाद भी है जिसे कोई भी कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिर भी आप इसे अस्वीकार करने का साहस करते हैं। यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम, जो 30 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंचे हो, पहले से ही निचले लोकों में कई पत्नियां हैं। बिंगयुन ने एक बार मुझसे ये भी कहा था कि तुम लापरवाह हो और कभी अपनी इच्छाओं को दबाते नहीं हो। उसके द्वारा स्थापित फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में असगार्ड मास्टर के रूप में आप दिन के उजाले में असगार्ड में महिलाओं के साथ अपवित्र गतिविधियों में संलग्न थे। फिर भी अब तुम मेरे सामने एक संत की तरह व्यवहार करने का साहस कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह 8%। यू चे हैरान रह गया। अरे मु बिंगयुन ने उसे ये सब क्यों बताया? शिष्य और वे थे दोनों इच्छुक पक्ष। इसके अलावा इस समय एक बर्फीली ठंडी हवा आई और बर्फ के सफेद कपड़े पहने म्यू फिक्स्यू बहकर चली गई। उनके आगमन से ऐसा प्रतीत हुआ मानो पवित्र भवन में एक सुंदर हिम हृदय हिमकमल अचानक खिल गया हो। फिक्स्यू सैक्ट मास्टर को बधाई देता है। उसने आदरपूर्वक अपना शरीर म्यू जुआनिन की ओर झुकाया, लेकिन युन चे की ओर एक नजर भी नहीं डाली। ऐसा लग रहा था जैसे उसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिक्स्यू, आपका आगमन समय पर है। म्यू जुआनयन ने म्यू फिक्स्यू को उत्तर दिया, लेकिन उसकी नजर युन चे के शरीर से कभी नहीं हटी। इस क्षण उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। इसके अलावा यह अतुलनीय रूप से सहज हो गई। जयकार, ये पहला दिन है जब मैं औपचारिक रूप से आपका स्वामी बन गया हूँ। फिर भी आपने वास्तव में मेरे शब्दों की अवज्ञा करने का साहस किया है। इस मामले में आपके पास कोई विकल्प नहीं है। म्यू जुआनयन ने हल्की और धीमी आवाज में बात की, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। ये स्पष्ट था कि वह इस समय गुस्से में थी। हेवनली नेदरफ्रॉस्ट झील के मामले के विपरीत वह पहली बार यू चे पर सचमुच क्रोधित हुई थी। अच्छा बुरा बताने में उसकी असमर्थता ने उसे सचमुच क्रोधित कर दिया था। शिष्य क्षमा चाहता है। मैंने गुरु को असफल कर दिया है। युन चे को अपने दिल में तनाव महसूस हुआ क्योंकि उसने मु जुआनिन से नजरें न मिला पाने के कारण अपना सिर नीचे कर लिया। वह जानता था कि वह केवल उसकी पोषित इच्छा को पूरा करना चाहती थी। इसके अलावा 3000 आइस फीनिक्स महिला शिष्यों की महत्वपूर्ण यिन पूरे संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भले के लिए चुनाव करने में संकोच नहीं किया। इसके अलावा उसने हुओ रूली के खिलाफ उसके अलावा किसी और के लिए बनिंग वर्ल्ड का गोल्डन क्रो रिकॉर्ड प्राप्त करने की योजना बनाई। हालांकि यह उनके शिष्य के रूप में उनका पहला दिन था, फिर भी उन्होंने उनका बहुत ध्यान रखा था। उन्होंने कुछ समय पहले स्वयं कहा था कि जब तक वह गहन ईश्वर सम्मेलन से पहले दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, वह स्वेच्छा से इसमें भाग लेंगे और ऐसा करने के लिए सभी साधनों का उपयोग करेंगे, चाहे आशा कितनी भी कमजोर क्यों न हो। लेकिन अब पलक झपकते ही वह सीधे तौर पर उसे मना कर रहा था। इसलिए जब उसने कहा मैं मास्टर में विफल हो गया हूँ, तो उसका वास्तव में यही मतलब था। जैसे ही उसका सिर नीचे झुका, उसकी नजर म्यू फिक्स्यू पर पड़ी जो अभी भी जमीन पर झुका हुआ था। तुरंत वह अचेत हो गया। उसकी आंखों के सामने एक बर्फ की परी जैसी अत्यंत सुंदर और अलग थलग आकृति उभर आई। छोटी परी। जब उसने पहली बार म्यू फिक्स्यू को देखा तो वह चू यूचेन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उनके स्वभाव और आंखों में काफी समानता थी, यहाँ तक कि उनकी शक्ल में भी कुछ समानताएं थीं। वह अच्छी तरह से जानता था कि म्यू फिक्स्यू चू यूचेन नहीं थी और उसकी नन्ही परी दुनिया में अकेली थी।
हालांकि इसके बावजूद उन दोनों के बीच समानताओं को देखते हुए उसके पास अभी भी उस परी जैसी आकृति को याद करने से खुद को रोकने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके लिए वह निश्चित रूप से जीवन भर माफी मांगता रहेगा। इसके अलावा चू यूचेन की छवि ओवरलैप हो गई और उसकी दृष्टि की रेखा में म्यू फिक्स्यू के साथ विलीन हो गई, जिससे उसके लिए उसके बारे में सोचना बंद करना और भी मुश्किल हो गया। वह नहीं है, वो नहीं जिसे मैं जानता हूँ। युन चे ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। आपको खेद है। म्यू जुवानयिन की भौहें कड़ी हो गईं। आप मानते हैं कि आपको मेरे निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार है। स्नैप। म्यू जुवानयिन ने अपनी हथेली फैलाई। युन चे के पीछे से बर्फ के संघनित होने की असाधारण रूप से कठोर आवाज आई। उसने अवचेतन रूप से केवल एक चक्कर लगाया और देखा कि मोटी और भारी बर्फ की कई परतें आड़ी तिरछी शैली में जमा हो रही हैं। एक पल में उन्होंने 10 मीटर वर्ग से भी कम क्षेत्रफल में एक बर्फ का कमरा बनाया। जैसे ही युन चे मुड़ी, म्यू जुआनिन ने अपनी हथेली पलट दी। इसके तुरंत बाद लाल रोशनी बिखेरता हुआ खून का एक विचित्र कण उसकी उंगली की नोक तक तैरने लगा और अचानक उसकी छाती की ओर बढ़ने लगा। आश्चर्यचकित होकर युन चे केवल डर से कराह सकता था, क्योंकि म्यू जुआनिन की गहन ऊर्जा की सहायता से कुछ ही समय में लाल मोती उसके शरीर में घुस गया और उसके रक्त में मिल गया। उसके पास अग्नि आत्मा दुष्ट शरीर था, इसलिए वह किसी भी प्रकार की आग से नहीं डरता था। यहाँ तक कि गोल्डन क्रो के धधकते शरीर का झुलसा देने वाला गर्म तापमान भी उसे जरा भी असहज महसूस नहीं कराता। लेकिन जैसे ही रक्त का कण उसके शरीर में प्रवेश किया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी छाती के चारों ओर आग की लपटें उठी हो, जो फिर तेजी से उसके शरीर से होकर अंदर के हर हिस्से तक पहुंच गईं। युन चे अपने शरीर द्वारा दिखाई गई अभूतपूर्व प्रतिक्रिया से डर से पीला पड़ गया। मास्टर, यह क्या चीज है? ये गॉड बरीइंग इन्फिनो जेल के प्राचीन सींग वाले ड्रैगन का खून है। म्यू जुआनिन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे की पुतलियां सदमे में सिकुड़ गईं। म्यू बिंगयुन ने उससे पहले गॉड बरीइंग इन्फिनो जेल में प्राचीन सींग वाले ड्रैगन के बारे में बात की थी। उसकी सांसें बेहद जहरीली थीं और उसका खून बेहद खराब था। इसकी सांसें इतनी घातक रूप से जहरीली थी कि म्यू बिंगयुन की भी जान लगभग चली गई थी। और उसका खून प्राचीन सींग वाले ड्रैगन के खून में अत्यधिक यांत का गुण होता है, और इस तरह यह एक अत्यंत भ्रष्टता उत्प्रेरक पदार्थ है। भले ही मैंने इसकी एक बूंद से अधिक का उपयोग नहीं किया, लेकिन एक बार दैवीय आत्मा क्षेत्र इसके प्रभावों के खिलाफ कोई प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होगा, खासकर आप जो अभी अभी दैवीय मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि क्या आपका शरीर आपके मुंह की तरह जिद्दी है। म्यू जुआनयिन के शब्दों में एक अजीब सी तीखी आभा थी, जिसने म्यू फिक्स्यू को अपनी चमकती आंखों को दूसरी ओर मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ही सांसों के थोड़े से समय में युन चे का चेहरा और उसकी खुली त्वचा पूरी तरह से लाल हो गई थी, मानो उसे आग लगा दी गई हो। उसकी सांसें बैल की भांति भारी हो गईं। उसके माथे से इतना पसीना टपक रहा था मानो मूसलाधार बारिश हो रही हो। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा खून लावा में बदल गया है, जो उसकी वासना को भड़का रहा है, क्योंकि वह तीव्रता से उबल रहा है। उसके शरीर में आकाश विष मोती था, जो उसे आकाश के नीचे सभी विषयों के प्रति निडर बनाता था। हालांकि जिस चीज ने उसके शरीर पर आक्रमण किया है वह कोई जहर नहीं, बल्कि अत्यधिक यांत का ड्रैगन खून था। वह पूरी तरह से समझ गया था कि म्यू जुआनिन इस समय क्या करने की कोशिश कर रहा था। एक सींग वाले ड्रैगन के खून में भयानक स्तर की तीव्र यांत ऊर्जा होती है। जब वह यू गू के आसपास घूमता था तो उसने बहुत सी मद उत्प्रेरण वाली चीजें देखी थी, लेकिन उनकी शक्ति ड्रैगन रक्त की एक बूंद के 10,000वें हिस्से के करीब भी नहीं पहुंच सकी। हालांकि वह पहले ही चाहकर भी इस जगह से भागने में असमर्थ था। म्यू जुआनयिन की हथेली करीब आ गई और उसकी छाती पर हल्के से प्रहार किया। टकराना। युन चे का शरीर एक विस्फोट के साथ पीछे की ओर उड़ गया और अतुलनीय सटीकता के साथ एक तन बर्फ के कमरे में गिर गया। बहुत जल्द ठंडी हवा से म्यू फिक्स्यू भी कमरे में आ गई, यहाँ तक कि उसकी गहन शक्ति को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया था, जिससे वह इसका थोड़ा सा भी उपयोग करने में असमर्थ हो गई थी। खड़खड़ाओ। हवा में एक नीली रोशनी चमकी, जिसने तुरंत बर्फ की एक परत को संघनित कर दिया, जिसने कमरे के एकमात्र निकास को मजबूती से अवरुद्ध कर दिया। कमरे को बनाने वाली ठंडी बर्फ और नाकाबंदी को व्यक्तिगत रूप से म्यू जुआनिन द्वारा बनाया गया था। नतीजतन युन चे और म्यू फिक्स्यू के लिए इससे बाहर निकलना बिल्कुल असंभव था। कमरा जिस बर्फ की परतों से बना था वह बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं थी। वे न केवल दूसरों को अंदर देखने से रोकते थे, बल्कि उनमें सभी ध्वनियों को अंदर पहुंचने या बाहर आने से रोकने की भी क्षमता थी। तुरंत पूरा पवित्र हॉल शांत हो गया। म्यू जुआनयिन की खूबसूरत भौहें थोड़ी सी तन गईं।
उसका ठंडा और बिल्कुल खूबसूरत चेहरा हल्की रोशनी की एक पतली परत से ढका हुआ था। जाहिर तौर पर यूचे के अचानक इनकार के कारण अभी भी गुस्से में था। डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में आइस फीनिक्स वंश के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी जिनके पास आइस फीनिक्स महत्वपूर्ण यिन था, बहुत कम थे। इसके अलावा उन सभी के पास स्नो सॉन्ग क्षेत्र में काफी उच्च स्थिति और प्रतिभा थी। वह यूचे के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार थी। ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा तरीका था जो वह अपनी साधना को गहन ईश्वर सम्मेलन से पहले दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए कर सकती थी। इसके अलावा उसकी योजना मूल रूप से दुनिया के किसी भी आदमी के लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन थी, यूचे के बारे में कुछ भी नहीं कहने के लिए, जिसे म्यू बिंगयुन ने निर्लिप्त समझा था। लेकिन सब कुछ के बावजूद वह इतना दुस्साहसी था कि उसने उसके सामने ही मना कर दिया। उसकी हरकत से आश्चर्यचकित होने के अलावा वह कैसे क्रोधित नहीं होती। और चूंकि यह उसका निर्णय था, यूचे के पास केवल यह विकल्प था कि वह इसे स्वेच्छा से करे या नहीं। उसके पास अपने इनकार को आवाज देने की कोई योग्यता नहीं थी। म्यू जुवानयिन ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और फिर घूमने लगी, क्योंकि उसका बर्फ जैसा सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहा था। उसकी तनी हुई भौहें धीरे धीरे शिथिल हो गईं और दूसरी ओर का सामना करने के तुरंत बाद थोड़ा नीचे झुक गईं। उससे निकलने वाली अत्यधिक ठंडी आभा पिघलती बर्फ की तरह बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसके होंठ, जिनमें बर्फ की अनंत शक्ति समाई हुई थी, थोड़ा थोड़ा हिलते नजर आ रहे थे। हालांकि उसके होंठ केवल एक लगभग अदृश्य मुस्कान में बदल गए थे। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत फूल अचानक अवर्णनीय और अविश्वसनीय रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाले खिल गए हों। साला इतना मुट्ठी भर है, मेरी एक बात भी नहीं सुनता। वह हल्के से अपने आप में बुदबुदाने लगी, लेकिन उसकी आवाज में पहले वाली हड्डी छेदन वाली ठंडक नहीं थी, बल्कि वह काफी नर्म हो गई थी। उसकी पहले की ठंडी आंखें सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित करने वाली झील की तरह चमक रही थीं। उनमें वही आकर्षण था जब एक खूबसूरत महिला कामुक सपने से जागती थी। फीक्स्यू हुआनजी की एकमात्र पोती है। चियर, तुम्हें उसके साथ कोमलता से व्यवहार करना होगा और ध्यान रखना होगा कि वह टूटे नहीं। उसने एक प्यारी सी हंसी निकाली। वह एक चुड़ैल की तरह लग रही थी जो अपनी शरारत में सफल हो गई थी। जैसे ही वह सर्द कोहरे के भीतर गायब हो गई, उसका बर्फीला सफेद वस्त्र हवा में लहराने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह पतली हवा में बिखर रहा हो। लेकिन उसने वास्तव में पवित्र हॉल नहीं छोड़ा और वास्तव में आकाश में उड़ रही थी। उसने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वह सींग वाले ड्रैगन रक्त की यांग विशेषता की तीव्रता के बारे में कहीं अधिक स्पष्ट थी। ये कहना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसके रक्त की एक बूंद ही इतनी शक्तिशाली थी कि दैवीय आत्मा क्षेत्र के गहन अभ्यासी भी इसके प्रभाव के तहत खुद को नियंत्रित रखने में असमर्थ होंगे। यूनचे की वर्तमान गहन शक्ति के साथ वह 10 से अधिक सांसें नहीं रोक पाएगा, चाहे उसकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो। इसके बाद वह पूरी तरह से अपना विवेक खो देगा और उसका शरीर उसकी वासना से नियंत्रित हो जाएगा। और जहां तक म्यू फीक्स्यू की बात है, जो उसके साथ उसी कमरे में थी, उसने व्यक्तिगत रूप से अपनी गहन शक्ति पर मुहर लगा दी थी और इसलिए वासना से प्रेरित यूचे के हमले का विरोध करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अत्यधिक यांग ड्रैगन रक्त के प्रभाव में एक आदमी एक सुअर के लिए भी पागल हो जाता था। असाधारण रूप से सुंदर म्यू फीक्स्यू के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, जिसका रूप पूरे संप्रदाय में बेजोड़ था। म्यू फीक्स्यू की बेहद मजबूत और शुद्ध आइस फीनिक्स वाइटल यिन की मदद से वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए उसने कमरा खोलने से पहले 1 घंटे तक इंतजार करने की योजना बनाई। आखिरकार वह वास्तव में यूनचे के नियंत्रण खोने और शक्तिहीन म्यू फीक्स्यू के साथ इस हद तक खिलने को लेकर चिंतित थी कि वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। खामोश ठिठुरन के बीच समय बीतता रहा। आधा घंटा बीत जाने के बाद मू जुआनिन ने बर्फ के कमरे की ओर देखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अनुमान लगाया कि यूनचे ने अब तक म्यू फीक्स्यू की महत्वपूर्ण यिन प्राप्त कर ली होगी, लेकिन यहाँ तक कि वह स्नो सॉन्ग रियलम की रियलम किंग ने कभी भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि आइस रूम में वास्तव में क्या हुआ था। आह, ओह, आह, आह, यूनचे ऐसे चिल्ला रहा था मानो वह पागल हो गया हो। उसकी आवाज पहले से ही बेहद कर्कश हो गई थी, जिससे यह आभास हो रहा था कि वह दुनिया के सबसे बड़े दर्द से पीड़ित है। उसका बर्फ जैसा सफेद वस्त्र अत्यंत दयनीय स्थिति में था। उसका हर फटा हुआ टुकड़ा लाल रंग के खून के धब्बों से रंगा हुआ था। उसके बाल भी पूरी तरह बिखरे हुए थे, क्योंकि वह लगातार अपने हाथों से अपने शरीर पर पंजे मार रहा था और उसका सिर बेरहमी से बर्फीली दीवारों से बार बार टकरा रहा था, जिससे टकराव की भयंकर गगनभेदी आवाजें पैदा हो रही थीं। उसके शरीर से बहता खून अतुलनीय रूप से गर्म हो रहा था और उसका शरीर इतने वेग से उबल रहा था जैसे कि वह किसी भी क्षण फट जाएगा।
म्यूफिक्सियो को पागलों की तरह तबाह करने की इच्छा उसके शरीर की हर कोशिका में भर गई और उसकी आखिरी बुद्धि और संयम को भी कुतरने लगी। म्यूफिक्सियो बिना किसी प्रकार की आवाज किए चुपचाप कमरे के कोने पर खड़ा रहा, एक युवा महिला की बारीक गढ़ी हुई बर्फ क्रिस्टल की मूर्ति की तरह। केवल उसकी तारों भरी आंखों को हल्की हल्की हिलती हुई देखा जा सकता था, क्योंकि उनमें अभूतपूर्व तरंगे उभर रही थीं। उसने सींग वाले अजगर के खून की भयावहता के बारे में पहले सुना था। पवित्र हॉल में प्रवेश करते ही उसने अपने भाग्य को स्वीकार करने के बारे में सोचा था। उसे इसकी अवहेलना करने का कोई विचार नहीं था, न ही यह संभव था, क्योंकि यह संप्रदाय मास्टर का आदेश था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके रूप को देखते हुए संप्रदाय के पुरुष हमेशा उसे आश्चर्य, मोह और उदासीनता की नजरों से देखेंगे, यहाँ तक कि वे स्वयं को उससे हीन महसूस करेंगे और उनकी आंखों में इच्छा के भाव दिखाने का साहस नहीं करेंगे। किसी भी मामले में भले ही वह बदसूरत थी, फिर भी उसके पास आइस फीनिक्स वाइटल यिन थी, जो सभी पुरुषों के लिए अपने आप में एक बेहद बड़ा प्रलोभन था। और अभी एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ कुछ भी कर सकता था वह था अप्रत्याशित रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दहाड़ना, खुद को पंजे मारना और अपनी पूरी ताकत से दीवार पर अपना सिर मारना। इस तथ्य के बावजूद कि आधा घंटा बीत चुका था, उसने अपनी असहाय आत्मा पर हमला करने का कोई संकेत नहीं दिखाया था, भले ही वह सींग वाले अजगर के खून से पीड़ित हो रहा था। इतने लंबे समय तक चिल्लाने के बाद धीरे धीरे उसकी आवाज बंद होने लगी थी, मानो उसका गला कई जगह से फट गया हो। उसके पैरों पर खून और पसीने के बड़े बड़े तालाब देखे जा सकते थे। उसने अपने शरीर को, जो अत्यधिक दर्द में दिखाई दे रहा था, कमरे के एक कोने में वापस खींच लिया था और उसकी पीठ उसकी ओर थी। ऐसा लग रहा था कि वह उसके अस्तित्व को भूलने की पूरी कोशिश कर रहा था। रक्त के प्रभाव के बावजूद वह हठपूर्वक अब तक खुद को नियंत्रित करने में कामयाब रहा, ऐसा कुछ जिसे करना दिव्य आत्मा क्षेत्र के लोगों के लिए भी असंभव होगा। ये कल्पना करने का कोई तरीका नहीं था कि इस तरह की उपलब्धि हासिल करने के लिए कितनी दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है और किसी को कितना भयानक दर्द सहना पड़ता है। म्यूफिक्सियो ने उसे एकटक घूर कर देखा, क्योंकि ऐसी स्थिति उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग थी। वह भी समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। ये संप्रदाय के गुरु का आदेश था। वह स्वयं स्पष्ट रूप से एक अप्रतिरोध्य, बेहद खूबसूरत महिला थी, और यदि उसने जैसा कहा था वैसा करने पर उसे स्पष्ट रूप से अंतहीन लाभ होगा। लेकिन फिर भी वह उसे छूने को तैयार क्यों नहीं होगा, भले ही इसके लिए उसे इतना दर्द सहना पड़े। क्यों तुम अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो? स्वप्निल स्वर में बोलते हुए उसके बर्फ जैसे होंठ हल्के से खुले। यह उसके जीवन में शायद पहली बार होगा कि उसने पुरानी पीढ़ी के लोगों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से बात करने की पहल की थी। इसके अलावा उसने जो शब्द कहे वे इतने अस्पष्ट थे कि उसे अपवित्र करने के निमंत्रण के रूप में लिया गया। शायद युनचे को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इस समय क्या सह रहा है। यह उसके मन में बची चू यूचेन की छाया या सींग वाले ड्रैगन के खून की ताकत के सामने खुद को आत्मसमर्पण करने की अनिच्छा के कारण हो सकता है। हालांकि म्यूफिक्सियो की बर्फीली और नर्म स्त्री आवाज ने अंत में उसके अस्तित्व को भूलने के उनके सभी प्रयासों को बर्बाद कर दिया। उसके दिमाग में आखिरी रक्षात्मक रेखा जो उसे रोक रही थी, उसे पलक झपकते ही नष्ट कर दिया गया। यूचे ने दहाड़ना बंद कर दिया और उसका शरीर अचानक भून गया। खून भरी आंखों से उसने म्यूफिक्सियो की ओर देखा, जो अचंभित खड़ा था। बैंग! उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और उसका खून तेजी से बढ़ रहा था। यूचे की इच्छा पर उसकी संतुष्टि के लिए म्यूफिक्सियो को तबाह करने की इच्छा हावी हो रही थी। वह उस पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई भूखा बाघ अपने शिकार पर झपट रहा हो। लेकिन चूंकि वह अब अपनी ताकत काफी खो चुका था, इसलिए उसने अपना संतुलन खो दिया और उसके पैरों पर गिर गया, जिससे वह उसके शरीर के वजन के कारण नीचे गिर गई। RIIP यूनचे ने म्यूफिक्सियो का निचला परिधान तुरंत फाड़ दिया, जो इस समय उसके दिमाग से बाहर था। एक सफेद पतला और लंबा पैर उसके सामने प्रकट हुआ, जिसे उसने लालच से सहलाया और अपना चेहरा उसके पैर के खूबसूरत नंगे हिस्से पर दबाया। उसके पैर की नर्म और चिकनी अनुभूति में एक ठंडी आभा और आरामदायक नाजुक सुगंध थी, जो वासना की आग पैदा कर रही थी, जो उसके शरीर को टुकड़ों में विभाजित करने और भी अधिक ताकत और तीव्रता से जलने की धमकी दे रही थी। यूचे से निकलने वाली जलती हुई गर्म आभा के विपरीत म्यूफिक्सियो का शरीर एक शुद्ध ठंडी आभा दे रहा था। अंततः पूर्व द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद उसने इस तथ्य के बावजूद कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया कि वह उसके द्वारा अपवित्र होने वाली थी। एक बार फिर से फाड़ने वाली आवाजों की एक श्रृंखला सुनी जा सकती है। म्यूफिक्सियो के बर्फ सफेद वस्त्र कुछ ही समय में टुकड़ों में बदल गए थे।
उसका बेदाग जेड जैसा शरीर तुरंत हवा के सामने आ गया, जिससे यूचे की रक्तरंजित आंखों के सामने चिकनी चमकदार बर्फ सफेद त्वचा दिखाई देने लगी। वह चुपचाप अपने शरीर को पूरी तरह से उजागर करके उसके नीचे खड़ी रही, दूसरे पक्ष को रोकने के लिए संघर्ष किए बिना या कामुकता का कोई संकेत दिखाए बिना। वह स्वर्गीय झील के बर्फ के कमल से पैदा हुई एक बर्फ महिला की तरह लग रही थी, जिसकी सुंदरता शुद्ध और पवित्र बनी रहेगी, भले ही उसे एक जंगली जानवर द्वारा अपमानित किया जाए जो अपना कारण खो चुका है। यूचे की पुतलियों का लाल रंग कई गुना गहरा हो गया। उसने एक बेकाबू धीमी दहाड़ छोड़ी और आगे बढ़कर उसकी सफेद निर्दोष छाती को मजबूती से पकड़ लिया और मसल दिया, जिससे म्यू फिक्स्यू को दर्द के कारण अपनी सुंदर भौहें कसनी पड़ी। फिर यूनचे ने सीधे उसके होठों को काटने के लिए अधीरता से अपना सिर नीचे किया। दोनों लोगों की आंखों के बीच नाम मात्र का फासला था। यूनचे की पुतलियां आग की लपटों की तरह धधक रही थीं, जाहिर तौर पर चिड़चिड़ी अशांति की स्थिति में। म्यू फिक्स्यू ने अपनी आंखें बंद नहीं की और बस एक चमकदार अभिव्यक्ति के साथ देखती रही, शांत पानी के तालाब जैसा, बर्फ जैसा ठंडा, पवित्र और शुद्ध, दूसरों के भीतर गहरा द्वेष और उदासी पैदा करने वाला। वह अतीत में असहाय चू यूचेन की तरह दिखती थी जब ड्रैगन गॉड ट्रायल ग्राउंड में उसके शरीर को उसके द्वारा दबाया गया था। एक पल में यूनचे ने अजीब सी चीख निकाली, मानो अनगिनत बिजली के बोल्ट बेरहमी से आंखों और आत्मा पर बरस पड़े हों। म्यू फिक्स्यू पर उसका शरीर अचानक अपनी स्थिति से अलग हो गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर लौटने लगा, लगातार चिल्लाता और रोता रहा। उसके माथे पर नीली नसें उभर आई थीं, जो बेहद संघर्षरत केंचुओं की तरह दिख रही थीं। उसकी लाल आंखों में चमत्कारिक ढंग से कुछ स्पष्टता आ गई थी, इसके बावजूद कि कुछ समय पहले वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया था। बहुत देर तक चिल्लाने के बाद उसने अपना कांपता हुआ दाहिना हाथ उठाया और उसकी छाती पर जोरदार प्रहार करने से पहले 5 उंगलियां फैला दी। पफ्त उंगलियां उसकी सारी शक्ति से भर गईं, क्योंकि उन्होंने मजबूती से उसकी छाती में छेद कर दिया और 5 गहरे खूनी छेद खोद दिए। छिद्रों से तुरंत खून बहने लगा, जिससे तेज दर्द हुआ, जिससे उसे पहले से भी अधिक शांत होने में मदद मिली। उसने जमीन पर लुढ़कते और रेंगते हुए माय फिक्स्यू से जितना संभव हो उतना दूर जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू फिक्स्यू चुपचाप अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसने बिना सोचे समझे यूनचे को देखा, जो उससे जितना दूर हो सके उतनी दूर जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह रेंगते हुए कमरे के दूसरे कोने तक गया, उसने जमीन पर अतुलनीय लाल रंग के खून के धब्बे छोड़ दिए। खटखटाओ मुझे बाहर। अचानक वह अपने शरीर को कोने में सिकुड़ते हुए बोला। उन्होंने 3 शब्दों से अधिक नहीं कहा, लेकिन उनकी आवाज इतनी कर्कश थी कि उसमें किसी इंसान की आवाज से कोई समानता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये निराशा के क्षण में किसी जंगली जानवर से आ रहा हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू फिक्स्यू ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई, यहाँ तक कि अपने नग्न जेड जैसे शरीर को ढकना भी भूल गई। उसके चेहरी होठों पर खून जैसा लाल निशान था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि यूचे ने छोड़ा था। चूंकि उसकी गहन शक्ति म्यू जुआनिन द्वारा पूरी तरह से सील कर दी गई थी, इसलिए उसके लिए उसे बाहर करना असंभव था, भले ही वह ऐसा करना चाहती हो। जल्दी करो। आह! यूनचे भयानक दर्द से दहाड़ने लगा। उसका हल्का सा शांत मन उसे बता रहा था कि किसी भी क्षण वासना की प्रवृत्ति उसकी विवेकशीलता को फिर से निगल सकती है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। यूनचे की आंखें अचानक अपनी सीमा तक चौड़ी हो गईं, क्योंकि एक गहरे नीले रंग के ट्रू ड्रैगन की छवि तुरंत उसके शरीर पर उभर आई। गर्जन। ड्रैगन की आत्मा मुक्त होने के साथ उसका दिमाग बेहद स्पष्ट हो गया। कम से कम वह अब पर्याप्त शक्ति प्रवाहित कर सकता है। यूनचे ने अपनी कनपटी पर मुक्का मारने से पहले सीधे अपनी सारी शक्ति दाहिने हाथ में जमा कर ली। बूम! उसके मुके के पीछे इतना वजन था कि उससे पूरा आइस रूम हिल गया। बाहर ध्यानमग्न म्यू जुआनिन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। ये है एक सच्चे ड्रैगन की आभा। उसकी नजर तुरंत नीचे बर्फ के कमरे की ओर गई। अप्रत्याशित रूप से एक सच्चे ड्रैगन की आभा उसके भीतर से उत्पन्न हो रही थी। म्यू जुआनिन का शरीर चमक उठा और तुरंत बर्फ के कमरे के सामने पहुंच गया। उसकी हथेली के एक झटके से ठीक सामने की बर्फ की दीवार कुछ ही देर में पिघल गई। वह अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। यूचे कमरे के एक कोने में अपने शरीर को सिकोड़कर लकवाग्रस्त बैठा था। उनका पूरा शरीर खून से रंगा हुआ था और उनकी छाती पर 5 खूनी छेद देखे जा सकते थे। हालांकि उनमें से खून बहना बंद हो गया था, फिर भी ये देखने में एक भयानक दृश्य था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वे लगभग अपनी सारी चमक खो चुकी थी और उसकी मानसिक स्थिति अब तक अर्धचेतन अवस्था में आ गई थी।
चूंकि म्यूफिक्सियो की गहन शक्ति को सील कर दिया गया था, वह अपने शरीर को इस तरह की गंदगी में बदलने वाला एकमात्र व्यक्ति हो सकता था। म्यूफिक्सियो दूसरे कोने में खड़ी थी और उसके सारे कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसका नंगा जैद जैसा शरीर इतना शानदार लग रहा था कि मु जुआनिन को भी उसके दिल में इसके लिए प्रशंसा महसूस हुई। बात सिर्फ इतनी थी कि यद्यपि उस पर कुछ विनाशकारी निशान बचे थे, उसके महत्वपूर्ण यिन की सांस अभी भी पहले की तरह शुद्ध थी। दोनों लोगों के बीच जमीन पर बड़े बड़े खून के धब्बे थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे की तरफ जाने से पहले मु जुआनिन काफी देर तक चुप रहा, अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके बर्फ जैसे सफेद हाथ ने हल्के से उसकी छाती पर दबाव डाला, जिससे उसके शरीर में कुछ ठंडी ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे सींग वाले अजगर के खून को जल्दी से दूर कर दिया गया, जो इस समय भी उसके भीतर कहर बरपा रहा था। म्यूफिक्सियो इस समय यू चे को लगातार देख रही थी। उसकी आंखों ने अपनी पिछली ठंडी और शांत अभिव्यक्ति खो दी थी और उनकी जगह पूरी तरह से भ्रम ने ले ली थी। ये पहली बार था जब वह म्यू जुआनिन को देखकर प्रणाम करना भूल गई। म्यू जुआनिन की ठंडी ऊर्जा के प्रभाव में यू चे की सांसें सामान्य हो गईं। उसके शरीर ने ऐंठन बंद कर दी और उसके चेहरे पर दर्द का भाव धीरे धीरे गायब हो गया। चेयर, आप फिक्सियो को छूने के लिए तैयार क्यों नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि इससे आपको केवल इतना कष्ट होगा? म्यू जुआनिन ने धीमी आवाज में पूछा। उसने उसे सींग वाले अजगर के खून का इंजेक्शन लगाया और उसकी अवज्ञा और उसकी दयालुता की सराहना करने में असमर्थता के कारण उसे म्यूफिक्सियो के साथ बर्फ के कमरे में कैद कर दिया। हालांकि ये देखकर कि पूरे आधे घंटे तक सींग वाले अजगर के खून से पीड़ित होने और यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में उसके पूरे शरीर को चोट पहुंचाने के बाद भी वह म्यूफिक्सियो के साथ कुछ नहीं करना चाहता था, वह खुद को गुस्सा करने पर मजबूर नहीं कर सकी उस पर, हालांकि उसे उसकी हरकतों पर और भी गुस्सा आना चाहिए था। यूं चे ने बोलने के लिए अपने होंठ खोले। वह इस समय लगभग स्तब्ध था, लेकिन फिर भी बेहद स्पष्ट चेतना बनाए रखने में कामयाब रहा। अगर कोई और है, शिष्य गुरु की बात मानेगा, लेकिन शिष्य उसके साथ ऐसा करने में असमर्थ है। म्यूफिक्सियो उद्धरण चिन्ह। किस कारण से? मु जुआनिन ने पूछा। क्योंकि वह जैसी लगती है छोटी परी। युन चे की आवाज रुक गई जब उसने दो शब्द बोले, छोटी परी। अचानक उसके चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव प्रकट हुआ, जिसके निकट भविष्य में गायब होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। छोटी परी, वह कौन है? म्यू जुआनिन की आंखों की रोशनी हल्की सी चमक उठी। जब म्यू बिंगयुन ने उससे यू चे के बारे में बात की तो उसने ये नाम नहीं सुना। वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी चेतना और भी अस्पष्ट हो गई, लेकिन उसकी आवाज और भी अधिक पीड़ादायक हो गई। ये स्वाभाविक था, क्योंकि छोटी परी के बारे में बात करना मूल रूप से उसकी आत्मा के सबसे गहरे और सबसे दर्दनाक, शर्मिंदगी पैदा करने वाले, अफसोसजनक और अछूते स्थान के संपर्क में आना था। म्यूफिक्सियो उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। सींग वाले अजगर का सारा खून बाहर निकालने के बाद उसने धीरे धीरे अपने हाथ उसकी छाती से दूर कर दिए। शिष्य मास्टर से अनुरोध करता है, आदेश को रद्द करने के लिए। यू चे का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जारी रखा, वरना जैस्मीन मुझसे नफरत करेगी जब उसे पता चलेगा बाहर। जैसे ही वह सचमुच मर गया, उसकी पलकें पूरी तरह से बंद हो गईं। उन्होंने जो शब्द बोले वे उनकी आत्मा की गहराइयों से निकले थे, लेकिन जागने के बाद उनकी चेतना इससे अलग हो जाने के कारण उन्हें कुछ भी कहना याद नहीं रहा। म्यू जुआनिन चुपचाप म्यूफिक्सियो की ओर मुड़ने से पहले खड़ा हो गया। फिक्सियो, अपने दादाजी को बताओ कि पिछला निर्णय रद्द कर दिया गया है। उसकी आवाज में कोई क्रोध या ऐश्वर्य नहीं था, यहाँ तक कि वह इस बात से भी आश्चर्यचकित थी कि उसने कितनी आसानी से आदेश को रद्द करने का फैसला कर लिया, विशेष रूप से ये देखते हुए कि यह एक आदेश था जिस पर संप्रदाय मास्टर ने महान संप्रदाय सभा के दौरान सभी की उपस्थिति में निर्णय लिया था। उसके शरीर से निषेध हटने के बाद म्यूफिक्सियो ने हल्के से अपना हाथ उसकी छाती के सामने लहराया। उसका नग्न जैद जैसा शरीर अब नए बर्फ सफेद कपड़ों से ढका हुआ था। वह जवाब में बिना कोई आवाज किए थोड़ा झुकी और जाने के लिए घूम गई। एक पल इंतजार करें, म्यू जुआनिन ने अचानक कहा। आगे बढ़ने से पहले वह थोड़ा रुकी। क्या हुआ नजी, यहाँ आए हैं? ये राजा उसके साथ किसी मामले पर चर्चा करना चाहता है। आसमान से गिरती बर्फ में स्नान करते हुए म्यूफिक्सियो अकेले ही पवित्र हॉल से बाहर चला गया। बाद में वह अपने चारों ओर की पीली सफेद दुनिया को चुपचाप देखने के लिए रुक गई, लेकिन वह अपने दिल के भीतर हिम क्षेत्र की तरह शांत रहने में असमर्थ थी। बस कैसा आदमी है, वह हल्के से अपने आप से बुदबुदाई। वह नन्ही परी अब इस दुनिया में नहीं है।
लेकिन उसने फिर भी संप्रदाय गुरु के आदेश की अवज्ञा की, स्वेच्छा से इतनी बड़ी पीड़ा सहन की, और यहाँ तक कि उसके कारण आत्मा विकृति से भी नहीं हिचकिचाया। क्या मैं सचमुच इतना मिलता जुलता हूँ? पहले उसकी दुनिया केवल शुद्ध बर्फ से भरी हुई थी, जिसमें कोई दोष या धूल नहीं थी। लेकिन किसी समय उस आदमी की छवि, जिसने सीधे संप्रदाय गुरु से आदेश प्राप्त करने के बाद भी उसे छूने के बजाय विनाशकारी दर्द सहना चुना, उसके दिल और आत्मा में गहराई से अंकित हो गया था। शायद अब यह असंभव था, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह इसे हमेशा के लिए मिटा देगी। म्यू हुआनजी अधीरता से जलते हुए सेक्रेड हॉल की ओर दौड़ा। जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि म्यू जुआनिन अपनी पीठ पर हाथ रखे हुए खड़ी थी और उसकी आंखों में एक ठंडी और स्पष्ट झलक थी। जाहिर है वो उसके आने का इंतजार कर रही थी। वह तुरंत आगे बढ़ा और दूर से अभिवादन किया। हुआनजी संप्रदाय मास्टर को सम्मान देता है। उठना। म्यू जुआनिन की आवाज बर्फीली हवा के बीच से गुजर रही थी, जिसमें थकान का आभास था। हुनजी, इस राजा ने तुम्हें एक काम सौंपने के लिए यहाँ बुलाया है। म्यू हुआनजी उठे और सिर हिलाया। संप्रदाय मास्टर, कृपया अपने निर्देश दें। फिक्स यू। म्यू जुआनिन की ठंडी आंखें कुछ जटिल लग रही थीं। हमें अस्थायी रूप से उस मामले को छोड़ना होगा जो उसके और यूचे के लिए तय किया गया था। हालांकि इसके बिना आपको उसकी निजी तौर पर किसी और से शादी करने की अनुमति नहीं है। राजा की अनुमति। उसके शब्दों का उत्तरार्ध स्पष्ट रूप से सख्त लहजे में कहा गया था, जिससे म्यू हुआनजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे इसके बारे में सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। ये राजा चाहता है कि आप 4 चीजों की तलाश करें। म्यू हुआनजी ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने कान खड़े कर लिए। जिन चीजों की खोज के लिए स्वयं सेक्ट मास्टर उसे निर्देश देने जा रहा था, वे आखिरकार असाधारण होने के लिए बाध्य थीं। 4 चीजें हैं। एक किलिन सींग, एक लकड़ी की आत्मा का गोला जिसमें कम से कम 70% आध्यात्मिक शक्ति संरक्षित है, एक दिव्य 9 सितारा बुद्ध ज़ैडो, एक अक्षुण अमर सम्राट घास। प्रारंभ में म्यू हुआनजी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जब उसने वुड स्पिरिट ऑर्ब सुना तो वह चौंक कर अपना सिर उठाने से खुद को नहीं रोक सका। इसके तुरंत बाद उसने सुना कि उसके गले से अनायास ही एक गहरी आवाज निकल रही थी। जैसे ही उसके कानों ने डिवाइन 9 स्टार बुद्धा ज़ैड और अमर सम्राट ग्रास के नाम सुने। किलिन हॉर्न को एक तरफ रखते हुए वुड स्पिरिट और वुड स्पिरिट रेस के लोगों का जीवन स्रोत था। एक बार जब इसे उनमें से निकाल लिया गया तो उनके शरीर मर जाएंगे और उनकी आत्मा हवा में विलीन हो जाएगी। बड़े पैमाने पर इनके शिकार के कारण इनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी। इससे स्वाभाविक रूप से वुड स्पिरिट ऑर्ब की बिक्री कीमत में निरंतर वृद्धि होती है। इसके अलावा उनकी जाति के लोगों की हत्या को व्यापक रूप से अनैतिक और अमानवीय माना गया। इसलिए वुड स्पिरिट ऑर्ब्स हमेशा निजी तौर पर बेचे जाते थे। कोई भी इसे सार्वजनिक रूप से करने की हिम्मत नहीं करता था। परिणाम स्वरूप आजकल आभूषणों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो गया है। 70% आध्यात्मिक शक्ति संरक्षित होने पर भी आभूषण प्राप्त करना तो दूर की बात है। उसके लिए वुड स्पिरिट रेस के एक सदस्य की तलाश करना भी एक विकल्प था, लेकिन ऐसा करना स्वर्गीय कानून की अवहेलना करने के बराबर होगा और धर्मी गहन चिकित्सक इसे खुले तौर पर नहीं करेंगे। अब वुड स्पिरिट और पर उसके हाथ लगने की संभावना अभी भी व्यवहार्य थी, लेकिन डिवाइन 9 स्टार बुद्ध ज़ैड और इम्मोर्टल एम्परर ग्रास ऐसी चीजें थीं जिन्हें केवल प्राचीन अभिलेखों में ही देखा जा सकता था। यह अनिश्चित था कि क्या उनके स्थानों की अफवाह भी कई हजार वर्षों में एक बार सुनी जा सकती है। ऊपरी तारा मंडलों में भी उन्हें प्राप्त करना बेहद कठिन था। कोई प्रॉब्लम है क्या? म्यू जुआनिन को अपने शब्दों पर म्यू हुआनजी की प्रतिक्रिया देखकर थोड़ा गुस्सा आया। म्यू हुआनजी ने तुरंत कहा, हुआनजी को ये सब याद आ गया है और वह तुरंत निर्देशानुसार कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। बस इतना ही। वुड स्पिरिट रेस के सदस्य आमतौर पर निचले सितारा क्षेत्रों में छिपे रहते हैं, जहां स्थिति तुलनात्मक रूप से उनके जीवन के लिए कम खतरनाक होती है। इसके अलावा चाहे वह वुड स्पिरिट हो या वुड स्पिरिट ऑर्ब, उनसे जुड़ा व्यवसाय हमेशा निजी तौर पर किया जाता है। अब हम बस इतना कर सकते हैं कि कुछ लोगों को निचले सितारा क्षेत्रों में भेजें और गुप्त रूप से उस चीज की तलाश करें जो हम चाहते हैं। हालांकि वास्तव में कम से कम 70% संरक्षित शक्ति वाले एक गोले पर हमारे हाथ लगना काफी हद तक हमारे भाग्य पर निर्भर करेगा। जहां तक डिवाइन 9 स्टार बुद्धा ज़ैड और इम्मोर्टल एम्परर ग्रास का सवाल है, म्यू हुआनजी ने हल्के से सांस छोड़ते हुए कहा, हुआनजी अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करेगा। उसने म्यू जुआनिन से यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसे अचानक ऐसी चीजों की तलाश करने की आवश्यकता क्यों होगी। जितनी जल्दी हो सके इसे पूरा करो, म्यू जुआनिन ने कहा।
यदि आपको उनके ठिकाने के बारे में जानकारी मिल जाए लेकिन उन्हें प्राप्त करना आपकी क्षमता से परे हो तो तुरंत इस राजा को इसके बारे में बताएं। हाँ, म्यू हुआनजी का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे ये चीजें पाने की बहुत जल्दी थी, लेकिन उसने जो नाम बताए थे वे बिल्कुल असाधारण चीजें थीं, इसलिए थोड़े समय में उनमें से एक को भी पकड़ना विशेष रूप से कठिन था। उन चारों के बारे में कुछ भी नहीं कहना। संप्रदाय मास्टर, मुझे उस स्थान के बारे में एक विचार है जहां हमें किलिनहॉर्न मिल सकता है। ओह, मू जुआनिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। बोलना। हाँ, म्यू हुआनजी ने आदरपूर्वक जारी रखने से पहले अपने विचारों को थोड़ा याद किया। लगभग 2 साल पहले मैंने संयोग से युंजी से सुना था कि आइसविंड इंपीरियल परिवार, जिससे म्यू हनी आते हैं, के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे उनका हेलिडोम माना जाता है। ये हमेशा से रहा है। आइसविंड एम्पायर की स्थापना के समय से ही यह उनके कब्जे में है। कथित तौर पर इसे संयोग से अथाह फर्न से खोदा गया था और यह एक अक्षुवण आइस किलिनहॉर्न होने की अत्यधिक संभावना है। इसलिए इसे साम्राज्य की रक्षा करने वाले हेलिडोम के रूप में देखा गया था और इसे रखा गया है। पिछले 70 से 80 हजार वर्षों से आइसविंड इंपीरियल परिवार में निधन हो गया। उद्धरण चिन्ह ... चूंकि वे इसे साम्राज्य की सुरक्षा करने वाला एक हेलिडोम मानते हैं और इसे इतने लंबे समय तक गुप्त रखा है, तो ऐसा कैसे हुआ कि मू हनी ने इस मामले का खुलासा मू युंजी को कर दिया? म्यू जुआनिन ने ठंडे स्वर में पूछा। निस्संदेह म्यू युंजी को इसके बारे में म्यू हनी द्वारा स्वयं बताए बिना नहीं पता होता। उसके बारे में म्यू हुआनजी थोड़ा अजीब लग रहा था। युंजी के अनुसार कई साल पहले आइसविंड एम्पायर के राजा द्वारा लिए गए एक निर्णय के कारण म्यू हनी ने उसे आइस किलिनहॉर्न के बारे में बताया था। यदि म्यू हनी संप्रदाय मास्टर का प्रत्यक्ष शिष्य बन सकता है तो वह हेलिडोम की पेशकश करने को तैयार था, जिसे उन्होंने संप्रदाय गुरु के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में हजारों वर्षों से गुप्त रखा है। तब उसने वास्तव में जानबूझकर रहस्य का खुलासा किया, म्यू जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। म्यू हुआनजी ने कहा, पूर्वी दिव्य क्षेत्र में किलिन्स को विलुप्त हुए कई लाख साल हो गए हैं। इसके लिए हमें किलिनहॉर्न की तलाश के लिए पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में जाना होगा, जो बेहद परेशानी भरा होगा। यदि आइसविंड एम्पायर के पास वास्तव में किलिनहॉर्न है तो उनसे इसे प्राप्त करना सबसे अच्छा विकल्प होगा। आधे महीने में म्यू हान्याय अपने पिता के जन्मदिन में भाग लेने के लिए साम्राज्य में लौट आएगा, जिसे उनके 1000 साल का होने के उपलक्ष्य में आयोजित करने की योजना है। हमें बस ये चाहिए कि जब वह संप्रदाय में वापस आए तो वह इसे अपने साथ लाए, या क्या हुआनजी को इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अभी रवाना होना चाहिए? यदि मू जुआनिन को उन्हें आदेश देना होता तो आइसविंड एम्पायर आज्ञाकारी रूप से इसे पेश कर देता। उससे भले ही उनके पास 10,000 हिम्मत हो, कोई जरूरत नहीं। म्यू जुआनिन ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आज इस राजा ने आपके साथ जिन बातों पर चर्चा की है उनके बारे में किसी और से बात न करें। उद्धरण चिन्ह वोट के लिए निचले सितारा क्षेत्रों में खोजे स्पिरिट ऑर्ब और गुप्त रूप से दिव्य 9 सितारा बुद्ध जेड और अमर सम्राट ग्रास के किसी भी निष्कर्ष के लिए ऊपरी सितारा क्षेत्रों के माध्यम से खोज करें। याद रखें कि कार्य केवल उन्हीं लोगों को सौंपे जिन्हें आप काफी विश्वसनीय मानते हैं। जहां तक किलिनहॉर्न का सवाल है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा कि जो काम मैंने युंजी और म्यू हान्या को सौंपा है उसे उजागर न करें। अब आप जा सकते हैं। आंखें उसके होंठ धीरे धीरे शब्द बोलने के लिए खुले। आइसविंड एम्पायर यूं चे अज्ञात समय तक बेहोश रहने के बाद जाग गया। होश में आने के बाद उसे ताजगी भरी, ठंडी और हड्डियों को भेद देने वाली अनगिनत लहरें महसूस हुई। उनके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिससे कुछ ही समय में उनका दिमाग साफ हो गया। अपनी आंखें खोलने पर उन्होंने शांत पानी का एक पोखर देखा। दूरी में उन्होंने विभिन्न शानदार रंगों की दुर्लभ जड़ी बूटियों की एक बड़ी संख्या भी देखी। आभा का संचार हुआ। उसकी नासिका में प्रवेश करने वाली हवा बेहद ठंडी और शुद्ध थी। यह स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील थी। उसका पूरा शरीर झील में भीग गया था। उसके शरीर पर लगी चोटें बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और उसका दिमाग अतुलनीय रूप से शांत और स्पष्ट महसूस कर रहा था। उसे जल्दी ही उन घटनाओं की याद आ गई जो उसके मरने से पहले घटी थी। उसने ड्रैगन सोल जारी किया, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए शांत होने में मदद मिली और उसने अपना सिर फोड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। बाद में, ओह, तुम इतनी जल्दी जाग गए। रेशम की याद दिलाने वाली एक नाजुक और नर्म आवाज ने भ्रमित युंचे को महसूस कराया कि उसका शरीर तुरंत सुन्न हो गया है और उसकी हड्डियां लंगड़ा हो गई हैं। वह अवचेतन रूप से मुड़ा और कुछ दूरी पर झील के किनारे इत्मीनान से लेटे हुए मू जुआनिन को देखने लगा।
उसका अत्यधिक सुंदर चेहरा, जो अनगिनत प्राणियों में अत्यधिक प्रशंसा जगा सकता था, लगभग एक अदृश्य फीकी मुस्कान लिए हुए प्रतीत हो रहा था। यूचे को जागते देख वह धीरे से उठ बैठी। बर्फ की सफेद पोशाक के नीचे उसके लंबे और पतले पैर, जो म्यू फिक्स्यू के आकार और अनुपात से भी बेहतर थे, स्वाभाविक रूप से खुद को उजागर कर रहे थे क्योंकि वह क्रॉस लेग मुद्रा में बैठी थी। यूनचे का दिमाग ऑर्किड की खुशबू से नशे में था, जो दोनों पैरों के एक दूसरे के खिलाफ रगड़ने से हवा में फैल गई, जिससे वह एक ट्रांस जैसी स्थिति में डूब गया। चेयर, ऐसा लगता है कि आपका शरीर स्वर्गीय झील के पानी की ठंडी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। क्या ये भी दुष्ट भगवान की शक्ति के कारण है? स्नो सॉन्ग दायरे में हर कोई मू जुआनिन के कठोर और हृदयहीन स्वभाव के बारे में जानता था और इसलिए किसी ने भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि यूचे जैसे अहंकारी और घमंडी व्यक्ति ने भी उसके सामने उतावलेपन से पेश आने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस समय उसके सामने म्यू जुआनिन की आंखों में थोड़ी चिंता थी। उसका खूबसूरत चेहरा जादू से भरा हुआ था और उसके हिलते हुए होंठ पुकेसर को उखाड़ने वाली कली के समान आभास दे रहे थे। उसके मुंह से निकले हर शब्द में कोमलता और गर्माहट थी। वह वैसी ही खूबसूरत महिला लग रही थी जैसी तब थी जब उसने उसे पहली बार देखा था और अनजाने में उसे बड़े स्तन वाली वरिष्ठ बहन कहा था। यहाँ तक कि यूचे को भी नहीं पता था कि होश में आने से पहले वह कितनी देर तक बाहर रहा था। वह तुरंत झील में खड़ा हो गया। मास उसके शब्दों के बीच में ही उसे अपने शरीर पर ताजगी और ठंडक का एहसास कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अवचेतन रूप से अपना सिर नीचे किया और पाया कि उसने इस समय कुछ भी नहीं पहना था। अपनी वर्तमान स्थिति से आश्चर्यचकित होकर वह तुरंत स्वर्गीय झील में वापस गिर गया, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका मन इतना उथल पुथल में था कि वह स्काई पॉइजन पल के भीतर से पहनने के लिए कपड़ों का एक सेट निकालना भी भूल गया। म्यू जुआनिन ने उसके शर्मिंदा रूप पर एक प्यारी सी हंसी उड़ाई। वह इतनी हंसी कि उसका खूबसूरत शरीर कांप रहा था, जिससे उसकी भरी हुई छाती बर्फ की सफेद पोशाक के नीचे लगातार उछल रही थी, क्योंकि चमकदार बर्फ की सफेद टीले ओवरलैप से लगभग बाहर छलक रही थी। फिलहाल म्यू जुआनिन ने एक ढीला और आरामदायक वस्त्र पहना हुआ था जिस पर आइस फीनिक्स का पैटर्न बना हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि पैटर्न के लिए एक अत्यंत विशेष बर्फ रेशम का उपयोग किया गया था, क्योंकि यह विशेष रूप से आंखों को चकाचौंध करने वाला था। उसके बर्फ जैसे नीले बाल उसके सुगंधित कंधे और जैद जैसी पीठ पर फैले हुए प्राकृतिक और भव्य लग रहे थे। वह थोड़ा गीला था, जैसे कि वह अभी नहाए हो। अप्रत्याशित रूप से उसके कंधे केवल आस्तीन से ढके हुए थे, जो सिकाडा के पंखों की तरह पतले दिखाई दे रहे थे, जिससे कमल की सफेद जड़ की तरह मोटी और चमकदार भुजाएं धुंधली दिखाई दे रही थी। बच्चे, तुम्हारा शरीर सींग वाले अजगर की रक्त ऊर्जा से दूषित हो गया था, लेकिन फिर भी तुमने फिक्स्यू जैसी खूबसूरत महिला को छूने से इनकार कर दिया। इससे मुझे चिंता हुई कि क्या तुम्हें किसी प्रकार की बीमारी है, और इसलिए मैंने देखभाल करने के लिए तुम्हारे शरीर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। मुद्दा हालांकि ऐसा लगता है कि आपको वास्तव में कोई संबंधित बीमारी नहीं है। निरीक्षण किया मेरे शरीर। उसका मन अनियंत्रित रूप से उन सभी प्रकार की चीजों के बारे में सोचने लगा जो नहीं होनी चाहिए थी। हड़बड़ाहट में उसने बहुत सावधानी से झील से बाहर आने से पहले पहनने के लिए कपड़ों का एक सेट उठाया। शिष्य मास्टर की चिंता के लिए आभारी है। फिक्स्यू के बारे में वह खुद को बेहोश करने के बाद उसकी याददाश्त काफी धुंधली थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर में उसने म्यू फिक्स्यू के साथ कुछ किया या नहीं। इसके अलावा भले ही बाद में घटित चीजों को याद करना संभव हो, फिर भी वह मूल रूप से वर्तमान में ऐसा करने में असमर्थ था। उसके विचार इस समय पूरी तरह अस्त व्यस्त थे और उसके पूरे शरीर में बुरी लपटें जलती हुई प्रतीत हो रही थी। वह उन्हें जितना दबाने की कोशिश करता, वे उतनी ही अधिक ताकत और तीव्रता से जलने लगते। ये घटना काफी हद तक उस समय के समान थी जब सींग वाले अजगर का खून उसके शरीर में समा गया था। म्यू जुआनिन के पास स्वर्ग के नीचे परम सुंदरता थी, लेकिन उसके पास उतनी ही सर्वोच्च और अद्भुत शक्ति थी, जिससे सभी में अत्यधिक भय पैदा हो गया। स्नो सॉन्ग दायरे में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो एक सांस से अधिक समय तक उस पर अपनी निगाहें रोकने की हिम्मत कर सके। ये तथ्य तब बिल्कुल स्पष्ट हो गया जब फ्लेम गॉड दायरे के 3 संप्रदाय के आकाओं ने भी उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन यूचे से पहले म्यू जुआनिन ने ऐसी कोई आभा नहीं छोड़ी जो दूसरों पर दबाव या धमकी पैदा करे। उसकी अंबर काली भौहें कोहरे की तरह थीं और उसकी खूबसूरत आंखें कामुक थीं। उसकी आंखों की ठंडी और राजसी झलक आत्मा लुभावनी हो गई थी। हालांकि वह बैठी हुई मुद्रा में थी, उसके शरीर की आकृतियां इतनी आकर्षक थीं कि वे किसी भी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं को रक्त के उबलते तापमान से फटने पर मजबूर कर सकती थीं।
उसके शरीर का हर हिस्सा और उसकी त्वचा का हर इंच एक मनमोहक और जादुई आकर्षण पैदा कर रहा था। यूं चे की नजर सीधे उसके आकर्षक और आकर्षक शरीर पर पड़ी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह इसे दूर नहीं कर सका। बुरी आग उसके पेट के निचले हिस्से से लेकर उसके शरीर के हर इंच तक फैलने लगी थी। ओह, तो आपके पास अभी भी फेक्सियो के बारे में चिंतित होने का विवेक है। म्यू जुवानयिन ने धीरे से कहा, आप निश्चिंत हो सकते हैं, उसने अपनी महत्वपूर्ण यिन नहीं खोई है। ये सिर्फ इतना है कि आपने उसे देखने के लिए सब कुछ देखा है और उसे महसूस किया है, इसलिए उसे वास्तव में एक निर्दोष सफेद जैड नहीं कहा जा सकता है अब और नहीं। क्या अब आपको दूसरे पक्ष को अपने बारे में नहीं बताना चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मू जुआनयिन की कोमल और मृदु आवाज आत्मा को झकझोर देने वाली और मंत्रमुग्ध करने वाली थी, लेकिन यू चे ने बमुश्किल उसके शब्दों को सुना क्योंकि वह लगातार मू जुआनयिन की छाती को घूरता रहा। जब वह बैठने की मुद्रा में आगे की ओर झुकी तो उसकी छाती के चारों ओर का बागे का हिस्सा थोड़ा नीचे सरक गया, जिससे दो अत्यधिक विशाल और नर्म टीले दिखाई देने लगे। चूंकि उन्हें दोनों ओर से दबाया गया था, इसलिए बीच में एक चमकदार घाटी दिखाई दे रही थी। वह गहरी खाई जो एक नजर भर से किसी के संयम और विवेक को खत्म करने के लिए काफी थी, अब उसकी आंखों के सामने पूरी तरह उजागर हो गई थी। गल्प। यूं चे के गले से निगलने की तेज आवाज निकली। यह इतनी तेज थी कि इसे 6 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता था। तुरंत उसका पूरा शरीर बुरी आग से इस हद तक भयभीत हो गया कि उसका बहुत सारा शरीर बुझ गया। यह एकमात्र अवसर नहीं था जब उसने म्यू जुआनिन के सामने लार मिली थी, लेकिन तब वह म्यू जुआनिन को पहली बार देख रहा था और इसलिए वो उसकी पहचान से अनजान था। उसने सोचा कि वह डिवाइन हॉल की एक वरिष्ठ बहन थी। हालांकि वर्तमान में वह बिल्कुल स्पष्ट था कि उसकी आंखों के सामने वाला व्यक्ति स्नो सोन क्षेत्र का शासक, आइस फीनिक्स का संप्रदाय मास्टर, साथ ही उसका मास्टर भी था। यूं चे का दिमाग अस्त व्यस्त हो गया था। सामने बैठी हुई बर्फ की सफेद आकृति थोड़ी देर के लिए चमकी, जिसके बाद एक सुगंधित हवा उसके चेहरे से टकराए। म्यू जुआनयिन का चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया था और उसकी खूबसूरत आंखें कोहरे से भरी हुई लग रही थीं। एक जेड जैसा हाथ उसकी नेकलाइन पर हल्के से चुभा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ था। मैं आइस फीनिक्स पैलेस में आपके द्वारा पहले कहे गए तुच्छ शब्दों को नजरअंदाज कर सकता हूं क्योंकि आपने उस समय मुझे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। म्यू जुआनयिन ने फीकी आवाज में और नर्म और अंतरंग स्वर में कहा, लेकिन शिष्य बनने के बाद भी आप अभी भी अपने गुरु के प्रति विचलित विचारों को मन में रखने का साहस करते हैं। आप निश्चित रूप से साहसी हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसका चेहरा उसके और भी करीब आ गया। उसके नाजुक फूल जैसे दिखने वाले होंठ लगभग उसके गाल के संपर्क में आ गए। उसके होंठ थोड़े खुले, मनमोहक खुशबू आ रही थी। आप फिक्सियो के साथ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे, क्या ऐसा हो सकता है? आप चाहते हैं कि मास्टर आपका दोहरा खेती भागीदार हो। स्वप्न जैसे प्यारे और तुच्छ शब्द सुनकर यूं चे की जीभ और मुंह सूख गया। उसके शरीर में बुरी आग अव्यवस्थित रूप से चारों ओर फैल गई, जिससे उसकी अशांत रक्त वाहिकाएं फटने के कगार पर पहुंच गईं। म्यू जुआनयिन उसके इतना करीब था कि वह अपनी नजरें थोड़ी सी नीचे करके आसानी से उसके ढीले लबादे में देख सकता था। चांद की हल्की रोशनी उसके कंधों को रोशन कर रही थी, उसकी कॉलरबोन के नीचे चमकदार आधे चाप को रेखांकित कर रही थी। और भी नीचे की ओर देखते हुए उसने देखा कि दो चमकदार सफेद और उभरे हुए टीले बहुत भरे हुए और मुलायम होने के कारण उसके शरीर की थोड़ी सी भी हलचल से हिल रहे थे। ये प्रशंसनीय लगता है। जैसे कि उसने यूं चे की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया, मू जुआनिन ने हल्के से अपनी उंगली को झटका दिया जो उसकी नेकलाइन पर रखी हुई थी। उसके प्रलोभन के तरीके एक से दूसरे की ओर बदलते रहे और उसने स्वप्निल और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें यह मेरे साथ करना होता तो तुम्हें 2 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। सीधे कदम बढ़ाने के लिए केवल एक शाम ही काफी होती। दिव्य आत्मा क्षेत्र में सीधे कदम रखने की एक शाम। अगर यूं चे सामान्य स्थिति में होता तो ऐसे शब्द निश्चित रूप से सदमे और उत्तेजना से उछल पड़ते, लेकिन बुरी आग के कारण उसका दिल, आत्मा और शरीर सभी अस्त व्यस्त हो गए थे। हालांकि वह उसकी बात सुन रहा था, लेकिन जिस चीज के बारे में वह सोच रहा था वह दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना था, बल्कि पूरी तरह से कुछ और था। वह अपने मन में जिन चीजों का चित्रण कर रहा था वह थी म्यू जुआनिन के पैरों की कल्पना जो उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी जब वह अपनी ओर घूम रही थी, या उसके नीचे उसके जैड जैसे शरीर के साथ धीरे से कराह रही उसकी कल्पना। उसकी त्वचा का हर टुकड़ा और चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसकी हर भौं और हर मुस्कुराहट कामुकता से भरपूर थी।
वह दुनिया की सच्ची सुंदरता थी, इतनी सुंदर कि वह लगभग डरावनी थी।